जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी ने ढेर सारे फैक्शंस को अपने साथ यूनाइट कर दिया। साथ ही वो टियानलिन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सोड गॉड से एल्डर्स और खुद टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया, जिस वजह से बात काफी हद तक बिगड़ गई थी। वो एल्डर्स तो सोड गॉड से को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, एल्डर लियो ने टियानलिन को खत्म करने की नाकाम कोशिश की, मगर टियानलिन ही उस बंदे पर भारी पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन एल्डर लियो को बुरी तरह से सप्रेस करने लगा। एल्डर लियो तो चाहकर भी टियानलिन की गिरफ्त से खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। वैसे तो ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर आज टियानलिन के सामने उसकी एक ना चली और फाइनली उस बंदे की बॉडी टियानलिन के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहाँ पर एल्डर लियो का किस्सा खत्म हो चुका था। वहाँ मौजूद एल्डर्स कहने लगे कि एल्डर लियो तो हेवन ह्यूमन रेल्म की 7वीं लेवल का कल्टीवेटर था, मगर इतना पावरफुल बंदा भी इस टियानलिन के सामने टिक नहीं पाया। टियानलिन के क्योस बेल की पावर तो काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा खतरनाक आर्टिफैक्ट तो हमने आज तक विटनेस नहीं किया था। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का एल्डर दिल ही दिल में कहने लगा कि ये टियानलिन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला। इतना ही नहीं, सोड गॉड सिक भी इस बंदे को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर इस टियानलिन को आज के आज खत्म नहीं किया गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये हमारा एक ऐसा दुश्मन बनेगा जिसे हम कभी भी हरा नहीं सकते। तो ऐसे खतरे को जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना ही बेहतर होगा। तो उस मास्टर ने टियानलिन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी इंपीरियल कमांड जारी कर दी। साथ ही साथ उसने ये फरमान भी जारी किया कि जो भी टियानलिन को बचाने के लिए बीच में आएगा उस पर कोई रहम ना दिखाया जाए। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के डिसाइपल तुरंत ही टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। अब ये सब देखकर सोड गॉड सिक भी खामोश नहीं बैठने वाला। सुप्रीम एल्डर इन टियान ने भी अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से डिफेंसिव एरी को फॉर्म कर लो। जो सुनते साथ इन सभी एल्डर्स ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि डिवाइन पावर से भरा हुआ था। देखते देखते वहाँ पर 3 लेयर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन फॉर्म हो चुका था, जो कि पूरे के पूरे सोड गॉड सिक को प्रोटेक्ट करेगा। अब वैसे देखा जाए तो सोड गॉड सिक पूरी तरह से सिक्योर्ड हो गया था, लेकिन उतने में एल्डर किंगजेन ने अपने इस साथियों को धोखा दिया। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम एल्डर इन टियान पर पीछे से अटैक कर दिया था, जो देखकर ही सोड गॉड सिक के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब किंगजेन का हमला इंटियान को हिट हो पाए इससे पहले मास्टर कांग्याओ बीच में आ जाते हैं, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगे। ये सब देखकर सुप्रीम एल्डर इंटियान काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर टियानलिन ने फटाफट से जाकर मास्टर कांग्याओ को नीचे गिरने से बचा लिया। सुप्रीम एल्डर इंटियान ने भी अब गुस्से में आकर अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए किंगजेन पर हमला कर दिया, लेकिन वो बंदा तो पहले ही इसके लिए तैयार था, इसलिए वो उस अटैक को डॉज करते हुए सीधे फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के एल्डर के पास पहुंच गया। वहीं पर टियानलिन देखता है कि उसके मास्टर कांग्याओ बुरी तरह से घायल हो चुके। वो मास्टर कांग्याओ को पुकारते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर कांग्याओ बुरी तरह से घायल हो चुके, इसलिए वो टियानलिन की बात का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। वहीं पर सोड गॉड सिक के एल्डर भी किंगजेन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम हमारे फैक्शन के मेंबर हो, लेकिन तुमने हमें ही धोखा दे दिया। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम सबके सब एक नंबर के बेवकूफ हो, ना ही तुम्हारे पास पावर्स है और ना ही दिमाग। तुम्हें तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मास्टर किंगजेन ने ऑलरेडी हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट वो काफी दिनों से हमारे लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए तुम लोग उन्हें धोखेबाज नहीं बोल सकते। ये तो तुम्हारी नाकामी है जो तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। ये सब सुनकर सोडपिक की मास्टर किंगजेन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम इतने सालों से हमारे सोड गॉड सिक में पलते आ रहे हो और आज मौका मिलते ही तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें हमारे सिक के साथ जंग करने का बस एक बहाना चाहिए था, और आज टियानलिन के फॉर्म में तुम्हें वो भी मिल चुका है। लेकिन हम लोग भी अपने सोड गॉड सिक की लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकते। वहीं पर एक दूसरे एल्डर किंगजेन से कहने लगे कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिस फैक्शन ने तुम्हें खाना खिलाया आज तुम उसी के हाथ को काट चुके हो। जिस पर किंगजेन सफाई देते हुए कहने लगा कि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट से काफी ज्यादा पावरफुल है। आज न कल सभी मेजर फैक्शंस को उनके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, और जो भी फ्लेम क्लाउड सीक्रेट के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा उसका सिर काटा जाएगा। मगर तुम लोग तो हद से ज्यादा बेवकूफ हो जो इस मामूली सी कल्टीवेटर टियानलिन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे। क्या ये बंदा वाकई उस लायक भी है जो तुम उसके लिए इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हो? और उतने में युनशुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि हम टियानलिन को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें टियानलिन को मारना है तो सबसे पहला मुझे खत्म करना होगा। उतने में ही शिटोंग भी अपने पावरफुल हैमर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी बुड्ढो अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने टियानलिन के सिर का
एक बाल भी बाका किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टियानलिन हमारे सोड गॉड सेक्ट की शान है और हमारी शान के खिलाफ हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब तक सोड गॉड सेक्ट के कई सारे इनर डिसाइपल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जुआन कह रहा था किंग जेन हम तुम्हारे जैसे धोखेबाज बिल्कुल नहीं। वहीं पर स्टारफायर कहने लगा कि हम मरते दम तक हमारे सेक्ट और टियानलिन को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं पर मास्टर जियानशियान भी अब काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो कहते हैं कि हमारा सोड गॉड सेक्ट अपने फैसले पर अटल है। वो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा, चाहे फिर इस बैटल में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम लोग सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। और अब सभी डिसाइपल अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए यही दोहराने लगे कि हमारा सोड गॉड से कभी सरेंडर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही यहाँ पर अब जंग की शुरुआत हो चुकी थी। फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने अपनी पावर्स को आपस में मर्ज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान क्रिएट कर दी, जो कि सोड गॉड सेक्ट के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अब उस चट्टान के फॉर्मेशन पर हिट होते वहाँ पर काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। अगर ये चट्टान फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए तो सोड गॉड सेक्ट मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए सुप्रीम एल्डर इंगटियान अपने सभी साथियों को बताने लगे कि अपनी पूरी ताकत का यूज करो, हम इस फॉर्मेशन को बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दे सकते। मगर ये फॉर्मेशन फिलहाल अधूरा था क्योंकि सुप्रीम एल्डर किंग जेन ने इन लोगों को धोखा दिया। किंग जेन कह रहा था कि मेरी सुप्रीम पावर के बिना ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इसे ब्रेक करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। तुम चारों सुप्रीम एल्डर्स की डिवाइन पावर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर किंग जेन का कहना पूरी तरह से सच था। हम देख पाते हैं कि सभी सुप्रीम एल्डर के मुंह से ब्लड बाहर आ रहा है, यानी कि वो ज्यादा देर तक इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे। और ये बात टियानलिन भी समझ चुका था, इसलिए तुरंत ही अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम कुछ हेवनली चेन्स में टियानलिन के एक फॉर्म को कैद होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही टियानलिन के इनेट स्पिरिट के पास उसकी सोल का सील है, तो उस इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि जल्दी से सोल बर्निंग टेक्निक का सील हटा दो। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, अगर ये सील हटा दिया तो तुम मारे जाओगे। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि जितना मैंने बोला है उतना ही करो, तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि इनेट स्पिरिट ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। वो टियानलिन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जो सुनते साथ ही टियानलिन ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सोल सील को हटाने की कोशिश करने लगा। ये देख इनेट स्पिरिट उस पर भड़क जाती है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारी सोल डैमेज हो गई तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनफैक्ट हेवन के गॉड्स भी यहाँ आए तो खुद भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मगर तब तक टियानलिन ने वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए जंजीरों को ब्रेक कर दिया। जो देख इनेट स्पिरिट उस पर नाराज हो गई। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब तक टियानलिन अपने सीक्रेट सोल फॉर्म को समन करने लगा। ये सब देखकर इनेट स्पिरिट उसे समझा रही थी कि प्लीज ऐसा ना करो, अगर तुम अपने सभी सीक्रेट सोल का यूज भी करोगे तो भी 3 स्ट्राइक्स के ऊपर तुम अटैक नहीं कर सकते, यानी कि उन सबको खत्म करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे। अगर तुमने चौथी स्ट्राइक हिट की तो फिर तुम्हारी सोल पूरी तरह से शटर हो जाएगी। क्या वाकई तुम इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? यहाँ पर देखते देखते टियानलिन ने अपने 9 सीक्रेट सोल्स को समन कर लिया। वो इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि इन लोगों को मारने के लिए 3 स्ट्राइक काफी हो जाएगी, मैं चौथी का यूज नहीं करने वाला। यहाँ पर वो सभी सोल एक स्पिरिट बॉल में कन्वर्ट हो गई थी। तो टियानलिन उस स्पिरिट से कहने लगा कि मेरे ब्लड का यूज करके खुद को इग्नाइट करो। यहाँ पर इनेट स्पिरिट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वो इसमें फेल हो गई। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी, जिसके चलते सोड गॉड सेक्ट के सभी लोग पीछे की तरफ पुश होते हुए फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। सोड गॉड सेक्ट इस मुकाबले को हारने की कगार पर था और उतने में टियानलिन वहाँ पर आ जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो किंग जेन से बात करने के लिए सीधे हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें लगा होगा सोड गॉड सेक्ट मुकाबला हार चुका, लेकिन मेरे ख्याल से मुकाबले की शुरुआत तो अब हुई है। यहाँ पर मास्टर इंगटियान को समझ आ चुका था कि टियानलिन ने कौन सी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टियानलिन से कहने लगे कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ जाए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि काफी लंबे अरसे के बाद मुझे इतना पावरफुल फील हो रहा है, इस फीलिंग को मैं काफी लंबे अरसे से मिस कर रहा था, इसलिए आज मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी
सारी हदें तोड़ना चाहता हूँ ताकि इन कुत्तों को इनकी औकात याद दिला सकूं। अब टियानलिन की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को देखते ही फ्लेम क्लाउड एकेडमी का मास्टर ये बात समझ गया कि टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक का यूज किया है। वहीं पर सिक मास्टर जियानशान टियानलिन से कहने लगे कि प्लीज वापस आ जाओ, उस टेक्निक का यूज मत करो। मगर सोडपिक की मास्टर उन्हें बताने लगी कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी। एक बार अगर सोल बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट हो जाए फिर ये तब तक डीएक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक ये उस कल्टीवेटर की सोल को डिस्ट्रॉय न कर दे। हम अब चाहकर भी टियानलिन को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते साथ ही सोडगॉड सिक के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा मायूस हो गए। साथ ही साथ उन्हें टियानलिन की फिक्र हो रही थी। वहीं पर फ्लेम क्लाउड का मास्टर कह रहा था कि इस बंदे में काफी ज्यादा दम है। इसने साबित कर दिया कि इसे सोडगॉड सिक की बैकबोन क्यों कहा जाता है। मगर तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही इस टियानलिन की तारीफें कर रहे हैं। ये तो बस एक स्पिरिट सी रेल्म का मामूली सा कल्टीवेटर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी सोल काफी ज्यादा वीक होगी। अगर ये क्योस बेल के पावर का भी यूज करे तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं पर टियानलिन का फॉर्म अचानक से ही बदलने लगा। उसका ये पोस्चर इतना ज्यादा गजब का था कि फ्लेम क्लाउड सिक के मास्टर भी हैरान हो गए। मगर उन्हें पता था कि टियानलिन की कल्टीवेशन लो लेवल पर होने की वजह से वो ज्यादा पावर का यूज नहीं कर पाएगा। वो मास्टर कह रहा था टियानलिन अगर तू अपनी सोल को पूरी तरह से जला भी दे तो भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कीड़ा तो हमेशा कीड़ा ही रहेगा। तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं। तू और तेरा सिक ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। जिस पर टियानलिन आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि जरा अपनी आंखें खोलकर ठीक से मेरी कल्टीवेशन रेल्म को चेक कर और तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर टियानलिन अपनी सोल पावर को एक्सप्लोर करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सोल एनर्जी रिलीज होने लगी। देखते ही देखते टियानलिन ने अपनी दो और सोल्स को बर्स्ट करते हुए अपनी कल्टीवेशन को हायर लेवल पर पहुँचा दिया और वो अब जा चुका था डाओ रेल्म पर। दरअसल टियानलिन के मास्टर कांगयाओ भी डाओ रेल्म के एक्सपर्ट थे और आज उनका डिसाइपल भी वहीं पर पहुंच चुका है। इसलिए फ्लेम क्लाउड सिक के सभी मास्टर्स डर के मारे क्योस बेल प्लाजा से पीछे हट गए। उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि हमें इस टियानलिन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। भले ही ये बंदा डाओ रेल्म पर पहुंच चुका हो, लेकिन इसने जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया, जिसके चलते डाओ इंटेंट को अवेकन ही नहीं कर पाया। और डाओ इंटेंट के बिना इस डाओ रेल्म का क्या ही फायदा। साथ ही साथ हम इस क्योस बेल प्लाजा से भी दूर आ चुके, तो यहाँ पर टियानलिन अपनी क्योस बेल की पावर का यूज नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें बोलकर तो इन लोगों ने टियानलिन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो कह रहा था कि आज हम सब मिलकर इस टियानलिन को यहीं पर गाड़ देंगे। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारा जीना हराम कर देगा। मगर इन्हें पता ही नहीं कि टियानलिन तो इन्हें खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका है। अगर वो 3 स्ट्राइक्स के अंदर इन सबको खत्म नहीं कर पाया तो खुद उसकी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर सोडगॉड सिक को बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। और अब यहाँ पर टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक की फर्स्ट मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक बहुत ही शानदार एरी फॉर्म हो चुकी थी। इस एरी में मौजूद सोल पावर की वजह से सोडगॉड सिक पूरी तरह से शेक होने लगा। वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल टियानलिन की इस पावर को देखकर हैरान था। उन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि टियानलिन अपने फैक्शन को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है। जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी एक और सीक्रेट सोल बर्स्ट हो गई थी। यहाँ पर टियानलिन द ग्रेट डाओ असेंड टू हेवन टेक्निक का यूज करने लगा। उसके एक स्टेप आगे बढ़ते ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ टियानलिन की इस फर्स्ट स्ट्राइक से उन सभी लोगों के फ्लाइंग कैरेज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसमें उन मास्टर के जितने भी वॉरियर्स थे वो सब के सब मारे गए। और अब देखते ही देखते इन सभी लोगों के सामने ब्रह्मांड के विजुअल्स नजर आने लगे। एक पूरी गैलेक्सी वहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी और यही है द ग्रेट डाओ रेल्म का कमाल। साथ ही साथ फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के मास्टर्स भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि टियानलिन के पास डाओ इंटेंट कहाँ से आ गया। अब तो इस डाओ इंटेंट की वजह से टियानलिन की मूव्स और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। अब अगर हमें सरवाइव करना है तो जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हमारी कोई खैर नहीं। मगर टियानलिन के होते हुए इन लोगों को वहाँ से भागना भी इम्पॉसिबल था। और सोडगॉड सिक का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन अपनी एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक की सेकंड मूव के लिए तैयार हो चुका। साथ ही साथ हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी इनेट स्पिरिट उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी और टियानलिन की सोल को ब्रेक होने से बचाने लगी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। दरअसल टियानलिन ने सेकंड मूव को इनिशिएट कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक डाओ सोड फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ सोडगॉड सिक के डिसाइपल्स ने देखा कि उनकी तलवारें अपने आप शेक होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो तलवारें अपने मालिक से दूर जाना चाहती। और देखते ही देखते वो सारी
सारी तलवारें टियानलिन के फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। वेल इस नजारे को देखकर तो फ्लेम क्लाउड एकेडमी का एल्डर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि आखिर इस लड़के ने कौन सी डाओ इंटेंट का यूज किया होगा। मैंने तो आज तक कभी भी इस तरह के डाओ इंटेंट को विटनेस नहीं किया था। दरअसल हर एक स्पिरिट सोर्ड बस अपने ही मालिक का हुक्म मानती है, मगर यहाँ पर तो मानो हर एक स्पिरिट सोर्ड टियानलिन की गुलाम बन चुकी थी और तलवारें अपने आप जाकर टियानलिन के फॉर्मेशन में सेटअप हो गई। उन्हें तो बस इंतजार है टियानलिन के हुक्म का। और यहाँ पर टियानलिन ने डाओ इंटेंट रिटर्न टू ओरिजिन मूव का यूज करते हुए अपनी तलवारों को रिलीज कर दिया। उन पावरफुल सोर्ड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्होंने सीधे यहाँ से भागना शुरू कर दिया था, मगर उस स्पिरिट सोर्ड्स इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने तो बड़ी ही तेजी के साथ जाकर डाओ इंटेंट का यूज करते हुए एल्डर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वेल ये हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर का एक हाथ ही कट गया। इधर टियानलिन ने ठान लिया था कि वो इन सभी एल्डर्स को मिट्टी में मिला देगा, इसलिए उसने खुद की परवाह किए बिना ही अपनी तीसरी मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिससे तो टियानलिन की सोर्ड से रिलीज होने वाली एनर्जी ने वहाँ पर डाओ इंटेंट का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया। पूरा की पूरा आसमान ब्लैक एंड रेड में बदल चुका था और अब उसी टोर्नेडो से एक जायंट सोर्ड बाहर आ जाती है जो कि थंडर से सनी हुई थी। उस सोर्ड के अपीयर होते ही हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया। ये बंदा वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो चुका था, जो देख इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक होकर उसे संभालने लगी। उसने देखा कि टियानलिन की बची हुई सोल्स भी क्रश होने की कगार पर हैं और उतने में ही हमारा हीरो अपनी तीसरी मूव को रिलीज कर देता है। वेल इस मूव का नाम उसने रखा था टियानलिन द सोर्ड। उस सोर्ड के मूव होते ही वो पूरा इलाका शेक होने लगा। उस सोर्ड की एनर्जी वहाँ मौजूद हर एक चीज पर अपना डोमिनेंस साबित कर रही थी और ये सब देखकर टियानहिसेक के मास्टर के तो होश ही उड़ गए और डर के मारे बताने लगा कि ये स्ट्राइक तो पहले से भी काफी ज्यादा भयानक होने वाली है। मैं इस तलवार में डाओ अटेनमेंट की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। दरअसल डाओ अटेनमेंट वो स्टेज है जिसे एक डाओ रेल्म का कल्टीवेटर अपने पिक पर पहुँचने के बाद ही अचीव कर सकता, मगर टियानलिन ने तो ये कारनामा बड़े ही आसानी से कर दिखाया था। दूसरा एल्डर कहने लगा कि इस बच्चे को तो खुद की भी कोई फिक्र नहीं, हमें मारने की खातिर ये तो खुद को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। मेरे ख्याल से हमने जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए, अगर यहाँ पर रुके तो हम बेवजह मारे जाएंगे। वहीं पर टियानलिन गुस्से में किंगजेन के नाम लेकर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कमीने तेरे ही वजह से मेरे मास्टर कांग्याओ घायल हो गए, तुझे तो मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर टियानलिन की डाओ सोर्ड बड़ी ही तेजी के साथ जाकर किंगजेन पर अटैक कर चुकी। किंगजेन ने अपने सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली थी और अब वो भी अपनी सालों साल की हुई कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए टियानलिन की इस अटैक को रोकने लगा। यहाँ पर किंगजेन ने अपनी हेवनली कोल्ड्रन का यूज किया था, जो कि एक भयानक डिफेंसिव वेपन है। तो अब इस वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए टियानलिन ने अपनी और ताकत बढ़ा दी। इससे उसकी सोल पूरी तरह से शटर होने की कगार पर थी, लेकिन बदले की आग में जल रहा टियानलिन बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच रहा था। वहीं पर मास्टर किंगजेन को पूरा यकीन था कि टियानलिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो कह रहा था टियानलिन आज यहाँ पर बस एक ही शख्स मारा जाएगा, जो कि होगा तू। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, तो मुझे अपने साथ जहन्नुम में नहीं ले जा सकता। मगर थोड़ी देर में टियानलिन ने उसकी कोल्ड्रन के चिथड़े उड़ा दिए और साथ ही साथ किंगजेन का किस्सा भी यहीं पर खत्म हो चुका था। वो बंदा तो टियानलिन की सोर्ड से इतनी तेजी के साथ मारा गया कि उसे भी पता नहीं चला होगा कि वो अब मर चुका है। वहीं पर टियानलिन का स्लैश उस पूरी जगह पर एक जोरदार धमाका कर चुका था, जिसके चलते वहाँ मौजूद हर एक चीज राख में बदल गई। तो इस तरह से टियानलिन ने अपने मास्टर का बदला ले लिया था, मगर अब उसे एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक के बैकलैश को भी झेलना पड़ेगा। यहाँ पर टियानलिन बेहोश होकर सीधे एक पुल में गिर चुका था। जब टियानलिन ने अपनी आंखें खोली तब उसे अपने दोस्त और अपने सुप्रीम एल्डर्स के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सभी लोग टियानलिन के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वो उनकी आवाजों में छुपे हुए दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपने लोगों के पास वापस जा सके। वो तो मानो एक गहरी खाई में धंसता जा रहा था। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक माइंड स्पेस दिखाया गया, जो कि टियानलिन का तो बिल्कुल नहीं था। और अब टियानलिन की बॉडी फ्लोट होते हुए एक रॉक के पास पहुंच गई, जहां पर एक बंदा टियानलिन को देखकर कहने लगा कि तुम तो काफी जल्दी से मेरे पास आ गए, मुझे तो इतनी जल्दी तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये टियानलिन की सोल है जो कि किसी और के माइंड स्पेस में पहुंच चुकी थी। और अब हम टियानलिन की फिजिकल बॉडी को देख पाते हैं, जिसे कि सोर्ड गॉड सेक के सभी सुप्रीम एल्डर्स अपनी पावर का यूज करते हुए हील करने में लगे हुए थे। और मास्टर्स कह रहे थे कि अब हमने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देना चाहिए। सिर्फ वही फॉर्मेशन दुश्मनों को हमारे सोर्ड
सोड गॉड सेक के इलाके में आने से रोक सकता है। मगर इस फॉर्मेशन का हमें एक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर हमने पूरे सोड गॉड सेक को इस फॉर्मेशन के चलते सील कर दिया तो ना ही कोई बाहर का बंदा हमारे सेक में आ पाएगा और ना ही हमारे सेक के लोग बाहर जा पाएंगे। और सुप्रीम एल्डर्स के इस फैसले से सेक मास्टर जियान शुआन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहने लगे कि अगर माउंट सीलिंग फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो गया तो फिर 10 सालों तक उसे डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। हम सभी लोग 10 सालों तक सोड गॉड सेक में ही स्टक हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी सुप्रीम एल्डर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से सोचिए। जिस पर सोड पिक की मास्टर कहने लगी कि हम आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि हमारे डिसाइपल यहाँ पर 10 सालों के लिए कैद हो जाए, लेकिन सभी इंपीरियल फैमिलीज हमारे खिलाफ होकर उन्होंने फ्लेम क्लाउड एकेडमी को एस्टेब्लिश किया। वो लोग हमारे इस पूरे नेशन पर ही कब्जा करना चाहते हैं और उनका सबसे पहला टारगेट होगा हमारा सोड गॉड सेक। हमने उनका ऑफर ठुकरा कर बगावत का ऐलान कर दिया है। इसीलिए फ्लेम क्लाउड सेक किसी भी कीमत पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भले आज टियानलिन ने अपनी सोल बर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए उन्हें हरा दिया, मगर वो दोबारा से जरूर वापिस आएंगे और इस बार पूरी ताकत के साथ। आज उन्हें पता चल चुका है कि हमारा सोड गॉड सेक उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा, तो वो हमें खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इसलिए हमारे दुश्मनों को यहाँ आने से रोकना ही हमारा सबसे पहला मकसद होगा। जिस पर मास्टर जियान शुआन कहने लगे कि अगर हमने अपने माउंटेन को 10 सालों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया तो ना ही यहाँ पर नए डिसाइपल आ पाएंगे और ना ही हमारे सेक के डिसाइपल बाहर जा पाएंगे। हमारे पुराने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे एक ही जगह पर कैद होकर वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे और इससे तो हमारे सोड गॉड सेक का स्टेटस और भी ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। जिस पर सुप्रीम एल्डर इंटियान उन्हें बताने लगे कि हम सिर्फ माउंटेन को खुद को बचाने के लिए सील नहीं कर रहे, बल्कि हमें टियानलिन के लिए इंतजार करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 10 सालों में टियानलिन खुद को रिकवर कर लेगा और अगर ऐसी घायल हालत में टियानलिन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो फिर सबसे पहला हमारे दुश्मनों से ही टारगेट करेंगे। जिसके बाद हमें नेदरवर्ल्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन की सोल उसी की पास लाइफ की फॉर्म के पास मौजूद थी। वो बंदा कह रहा था कि हर एक कल्टीवेटर की बॉडी में 3 सोल और 7 स्पिरिट्स पाए जाते हैं, मगर तुमने जिस एंशिएंट टेक्निक का यूज किया था उसने तुम्हारी 7 स्पिरिट्स को जला दिया और अब तुम्हारे पास बस 3 ही सोल बाकी है। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जिसमें से बाहर निकलना हद से ज्यादा मुश्किल होगा, मगर कोई नहीं, मेरा काम है तुम्हारी मदद करना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी एक वुल्फ स्पिरिट को समन कर लिया, जो कि बाहर आकर सीधे टियानलिन की बॉडी में एंटर कर चुका था। अब वो बंदा अपने सेकंड स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जो कि एक एरो की फॉर्म में था और इसे कहा जाता है फुशा स्पिरिट। और अब ये स्पिरिट भी तुरंत ही टियानलिन की बॉडी में एंटर कर चुका। तब तक वो बंदा अपने तीसरे स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जिसका नाम था कीयून, और ये एक स्पिरिचुअल बर्ड है। और अब ऐसे ही करते करते उस बंदे ने अपने 4, 5, 6 और 7 ऐसे 7 स्पिरिट को समन कर लिया, जो कि 1 बाय 1 जाकर टियानलिन की बॉडी में एंटर कर रहे थे। और उतने में वहाँ पर टियानलिन की डिवाइन पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। भले टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक का यूज करने से अपने 7 स्पिरिट्स को गवा दिया हो, मगर उसके पास लाइफ की फॉर्म ने अपने सभी 7 स्पिरिट उसके हवाले करके उसे दोबारा से रिकवर कर लिया। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर टियानलिन की लाइफ सोल यानी कि इनेट स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जो कि एक पोर्टल के जरिए बड़ी जोरों से वहाँ आकर पटक गई थी। उसने देखा कि टियानलिन के आसपास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर रिवॉल्व हो रही है, इसलिए वो रोते हुए जाकर तुरंत ही अपने मास्टर के गले लग गई। वो कहती, मास्टर मैं जानती थी आप इतने आसानी से मर नहीं सकते, अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेली क्या करूंगी। इधर टियानलिन का फॉर्म देखता है कि ये तो हेवनली डावर मॉन्यूमेंट है। वहीं पर इनेट स्पिरिट भी उसे देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम हो कौन। दरअसल टियानलिन के इस फॉर्म ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए इनेट स्पिरिट उसे पहचान नहीं पाती, मगर वो फॉर्म तो बस उसे केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। उसे तो ये इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। वो कहने लगा कि तुम तो हेवनली डाव मॉन्यूमेंट से ट्रांसफॉर्म हुई हो। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शायद यही इनेट स्पिरिट हमारी किस्मत को बदल सकती है। वहीं पर इनेट स्पिरिट को तो ये लग रहा था कि ये बंदा उसके मास्टर को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। उस बंदे से कह रही थी कि तुम चाहकर भी मेरे मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, अगर तुमने मेरे मास्टर पर अटैक किया तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। और उतने में वहाँ पर रेड कलर की ऑरा फैलने लगी, जिसमें टियानलिन और इनेट स्पिरिट दोनों भी फ्लोट हो रहे थे। साथ ही टियानलिन का फॉर्म उसे बता रहा था कि अब तुमने जल्दी से खुद को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आगे का सफर मुश्किलों से भरा होगा। दरअसल टियानलिन के इस फॉर्म ने टियानलिन की स्पिरिट्स को रिस्टोर करते हुए
उसे वापस भेज दिया था। जिसके बाद हमें सोड गॉड सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी डिसाइपल अपने अपने काम में बिजी थे और उतने में उन्हें अपने सुप्रीम एल्डर यिंग टियान की अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे कि सोड गॉड सेक्ट के मेरे सभी डिसाइपल्स मेरी बात गौर से सुनो। कल से ही हमारे सोड गॉड सेक्ट पर माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 10 सालों तक हमारे सोड गॉड सेक्ट के दरवाजे बंद रहेंगे। ना ही 10 सालों के लिए कोई यहाँ से बाहर जा पाएगा और ना ही कोई बाहर का बंदा अंदर आ पाएगा। मार्शल वर्ड से हमारे सेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला। अब तुम में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो यहाँ पर 10 सालों के लिए स्टक नहीं होना चाहते, तो उनके पास बस आज का ही एक दिन बचा है। उन्होंने जल्दी से यहाँ से रवाना होना चाहिए। हम सभी सुप्रीम एल्डर्स चाहते हैं कि तुम इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तुम सभी डिसाइपल्स को जल्दी से फैसला लेना होगा। अब इस अनाउंसमेंट को सुनकर तो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें सोड गॉड सेक्ट में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। उतने में ही स्टारफायर और जुआन बताते हैं कि हम तो यहीं पर रुकने वाले हैं। हम ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे फैक्शन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ डिसाइपल्स ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है कि हम सोड गॉड सेक्ट के साथ धोखा कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि 10 सालों तक यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे फैक्शन की डोर रीओपन होंगे हम दोबारा से वापस आ जाएंगे। अब एक दो डिसाइपल्स ने जैसे ही सोड गॉड सेक्ट को छोड़ने का मन बना लिया, उन्हें देखकर बाकी के डिसाइपल भी वही सोचने लगे। किसी को अपनी माँ की याद आ रही थी तो किसी को अपने लवर की। वो अपनों से 10 सालों तक दूर नहीं रह सकते थे। स्टारफायर को तो इन डिसाइपल्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर जुआन उसे समझाता है कि ये उनका फैसला है जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अब देखते देखते कई सारे डिसाइपल सोड गॉड सेक्ट छोड़कर बाहर जाने लगे। मास्टर जियान शुआन को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपने सुप्रीम एल्डर यिंग टियान से कहने लगी कि जब 10 सालों के बाद हम अपने दरवाजों को दोबारा से ओपन करेंगे, तब पता नहीं इन डिसाइपल्स में से कितने लोग वापस आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक ये लोग किसी दूसरे फैक्शन को ज्वाइन कर ले। इससे तो हमारा सोड गॉड सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। जिस पर मास्टर यिंग टियान उन्हें समझाने लगे कि तुम इन डिसाइपल्स की फिक्र छोड़ दो। अगर वो अपने फैक्शन के साथ वफादार है तो जरूर से वापस आएंगे। खैर मुझे ये बताओ कि टियान लिन का क्या हाल है। जिस पर मास्टर जियान शुआन जवाब देते हैं कि मैंने सारी अरेंजमेंट करवा दी है, जैसे आपने बताया था सारी प्लानिंग हो चुकी। तो मास्टर यिंग टियान कहते हैं ठीक है, फिर तो अब हमारी सारी जिम्मेदारी टियान लिन के ही कंधों पर होगी। वही हमारे सोड गॉड सेक्ट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और अब हम देख पाते हैं युनशुई को, जो कि टियान लिन को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए काफी तेजी से भाग रही थी। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में सुप्रीम एल्डर की आवाज आती है, जो कि युनशुई को बता रहे थे कि अब टियान लिन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें उसे जितनी जल्दी हो सके इस नेशन से बाहर ले जाना होगा। टियान लिन सोड गॉड सेक्ट में रुक नहीं सकता, ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तुम्हारी इस सफर में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। कियान डोमेन कंपटीशन हर 10 सालों में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता, तो हमारा सोड सक्सेसर टियान लिन इस कॉन्टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। टियान लिन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर उसने इस कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो वो काफी अच्छी मेरिट हासिल करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो टॉप 10 में जगह बना ले। अगर ऐसा हो पाया तो उसे इंपीरियल एक्सट्रीम होली लैंड पर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। बस एक बार हमारा टियान लिन होली लैंड का डिसाइपल बन जाए, फिर तो उसकी ताकत काफी तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। वो खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा और हमारा सोड गॉड सेक्ट भी महफूज हो जाएगा। मगर तब तक हमें कुछ भी करके टियान लिन को यहाँ से दूर रखना होगा, ताकि हमारा दुश्मन उस तक पहुँचने न पाए। सो गाइस, यहाँ पर सुप्रीम एल्डर यिंग टियान ने एक जबरदस्त प्लान बनाया था। उन्होंने अपने सोड गॉड सेक्ट को सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करके बंद कर दिया, ताकि उनके दुश्मनों को ये लगे कि टियान लिन वहीं पर मौजूद है। जबकि उन्होंने तो युनशुई पर ही टियान लिन की जिम्मेदारी सौंप दी, जो कि उसे सोड गॉड सेक्ट से दूर रखेगी। यहाँ पर टियान लिन अगर रिकवर हो जाए तो कियान डोमेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता था। ये टियान लिन के फ्यूचर के साथ साथ सोड गॉड सेक्ट के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टियान लिन को अपने सेक्ट को दोबारा से राइज करवाना है तो उसे कॉन्टेस्ट जीतना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता था सोड गॉड सेक्ट की लेगेसी को जारी रखने का। तो युनशुई ने भी अपने सुप्रीम एल्डर्स के ऑर्डर को पूरी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। वो टियान लिन से कह रही थी कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें बचाने की खातिर मैं खुद को भी मिटा सकती हूँ। और इसी से हमें पता चलता है कि युनशुई टियान लिन से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती। उसे खुद पर पूरा भरोसा
भरोसा था कि वो टियानलिन को प्रोटेक्ट कर पाएगी, इसीलिए तो युनशुई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई। उसकी एक गलती भी टियानलिन और स्वॉर्ड गार्ड 6 का फ्यूचर खत्म करवा सकती थी, मगर युनशुई ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। अब वो टियानलिन को लेकर एक केव में आराम करती है, मगर अगले ही दिन उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। अब पता है कि युनशुई टियानलिन को लेकर जिस केव में छुपी थी वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स पहुँच गए। दरअसल ये हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट है, तो युनशुई टियानलिन को प्रोटेक्ट करने की खातिर तुरंत ही उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई। अब उन कल्टीवेटर्स में से एक बंदा कह रहा था कि बताओ इन दोनों में से हमें किसको उठाना है, जिस पर उसका साथी जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इन दोनों को भी उठा लेना चाहिए। इनमें से कौन हमारे मास्टर के काम आएगा इसका फैसला तो बस हमारे मास्टर करेंगे। और अब वो बंदा युनशुई को बताने लगा कि मैं हूँ मास्टर टाइगर और ये है मेरा दोस्त मास्टर चीता। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं तो चुपचाप से हमारे साथ चलो। जो सुनते साथ ही युनशुई ने तुरंत ही टाइगर मास्टर पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक बहुत ही डरावना सा हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर और चीता इन दोनों को उठा कर लाए थे। टाइगर युनशुई को बता रहा था कि हमारे मास्टर के सामने जरा भी बदतमीजी मत करना, वरना बेवजह ही तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं पर टाइगर अब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने बॉस को बताने लगा कि बॉस जैसा आपने हमें हुक्म दिया था हम इन दोनों को लेकर आपके सामने पेश कर चुके, हमारा मिशन अब पूरा हो गया। युनशुई तो इस बंदे को देखते ही पहचान गई कि ये तो डीमन लॉर्ड है। वहीं पर डीमन लॉर्ड भी अपने चमचों को शाबाशी दे रहा था, मगर उतने में उसकी नजर पड़ी टाइगर के दांतों पर। दरअसल उसके 4-5 दांत मिसिंग थे और ये देखते साथ ही टाइगर के साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगे। बेचारा टाइगर तो शर्म के मारे लाल हो गया, जिसके बाद वो अपने साथियों पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था खबरदार जो तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे तो बस 4-5 दांत ही गिर गए लेकिन मैं तुम्हारी पूरी बत्ती से ही साफ कर दूंगा। वहीं पर डीमन लॉर्ड उससे पूछता है कि टाइगर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे दांतों के साथ क्या हुआ? यहाँ से जाते वक्त तुम्हारे सारे दांत सही सलामत थे। जिस पर टाइगर थोड़ा सा शर्माते हुए बताने लगा कि बॉस इस लड़की ने मेरे 4-5 दांत गिरा दिए, मैंने इसे बड़े ही प्यार से बोला था कि चुपचाप से हमारे साथ चलो, लेकिन इसने तो अपनी तलवार सीधे मेरे मुंह में घुसा दी। जो सुनकर डीमन लॉर्ड कह रहा था अच्छा यानी कि ये लड़की एक तीखी मिर्च है। साथ ही साथ उसने युनशुई को आजाद भी कर दिया था। उसने देखा कि टाइगर अभी भी उससे काफी ज्यादा नाराज है और अब वो डीमन लॉर्ड के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगी कि हम दोनों भी स्वॉर्ड गार्ड 6 के डिसाइपल्स हैं। अगर अनजाने में हमने आपको ऑफेंड किया हो तो प्लीज एक बार हमारे एल्डर्स की गुडविल के बारे में सोच लीजिए। आपको तो पता ही होगा हमारे स्वॉर्ड गार्ड 6 के एल्डर्स ने आज तक कभी बेवजह किसी के साथ मसले खड़े नहीं किए, इसलिए प्लीज हम पर थोड़ा सा रहम दिखाएं। जिस पर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि हाँ तुम यहाँ से जा सकती हो लेकिन ये बंदा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जो सुनते साथ ही युनशुई तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे किसी भी कीमत पर टियानलिन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो तुरंत ही डीमन लॉर्ड को बताने लगी कि टियानलिन हमारे स्वॉर्ड गार्ड 6 का स्वॉर्ड सक्सेसर है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे 6 के एल्डर्स काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड उसे अपनी पावर्स में जकड़ते हुए हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था लड़की तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड गार्ड 6 से डर लगता है? शुक्र मनाओ कि मैं बुरी तरह से घायल हूँ, वरना अब तक का तुम्हें खत्म कर देता। अब मैं जो बता रहा हूँ ये बात तुम अपने भेजे में उतार लो, तुम्हारा सुप्रीम एल्डर भी मुझे हरा नहीं सकता। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे स्वॉर्ड गार्ड 6 को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। यहाँ पर युनशुई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और उतने में टियानलिन को भी होश आ जाता है। उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो डीमन लॉर्ड से कहता है कि जल्दी से मेरे दोस्त को छोड़ दो, वरना फिर तुम्हारी इंजुरीज कभी हील नहीं होगी। अब टियानलिन को अपने बॉस के सामने यूं बदतमीजी करता हुआ देखकर टाइगर और चीता तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो लोग टियानलिन को छू पाए डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो दोनों बंदे वहीं पर फ्रीज हो गए थे। जिसके बाद डीमन लॉर्ड सीधे टियानलिन के सामने पहुंच गया। उसने नोटिस किया कि टियानलिन भी बेखौफ होकर उससे नजरें मिला रहा है, इसलिए वो अपने बंदों को जमीन पर पटकते हुए कहने लगा कि तुम में से कोई भी इस बंदे को हाथ नहीं लगाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ ताकि मैं इसके साथ अकेले में कुछ बात कर पाऊँ। यहाँ पर युनशुई टियानलिन के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन डीमन लॉर्ड के चमचों ने उसे पकड़ लिया। तो टियानलिन युनशुई को तसल्ली देता है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम इन लोगों के साथ बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं बस 1 घंटे के अंदर ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद युनशुई डीमन लॉर्ड के चमचों के साथ वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर टियानलिन अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड की बॉडी को चेक कर रहा था और उसने देखा कि डीमन लॉर्ड बुरी तरह से घायल है।
साथ ही साथ उसकी इंजरी से टियानलिन को ड्रैगन की ऑरा महसूस हो रही थी। दरअसल डीमन लॉर्ड की बॉडी में ट्रू ड्रैगन का आखिरी खून का कतरा था। टियानलिन सोचता है कि शायद इसी वजह से उस दिन वो ड्रैगन मेरे सामने हार गया, क्योंकि उसके लास्ट मूव का यूज करने के लिए उसके पास ब्लड ड्रॉप ही मौजूद नहीं था। अगर मैं कुछ भी करके इस डीमन लॉर्ड से उस खून का आखिरी कतरा हासिल कर पाऊँ तो मैं उस ड्रैगन एक को हैच करके उसमें से ड्रैगन को बाहर निकाल पाऊंगा। और तभी डीमन लॉर्ड उससे कहने लगा कि बताओ टियानलिन, तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से तुमने अभी तक मेरी सारी बॉडी चेक कर ली होगी। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि सीनियर, आपके अंदर ट्रू ड्रैगन का ब्लड है, इसलिए आपकी इंजरी को हील करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करके हम उस ब्लड ड्रॉप को रिफाइन कर लेंगे। जैसे वो ड्रैगन ब्लड रिफाइन हो जाए फिर आप तुरंत ही हील हो जाओगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कह रहा था, खैर वो छोड़ो, हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सही सही जवाब दो, जिसके लिए टियानलिन भी राजी हो गया। तभी डीमन लॉर्ड उससे कहता है, मेरे ख्याल से तुम एक सोल पजेसर हो। क्यों, सही कहा ना? जो सुनते साथ ही टियानलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसकी सोल ट्रैवल करके वापस आई थी तो वाकई वो एक सोल पजेसर है, लेकिन ये बात किसी और को पता ही नहीं थी। और अब टियानलिन तुरंत एक फेक स्माइल करते हुए पूछने लगा कि पता नहीं सीनियर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ जिस पर हेवन ने थोड़ी बहुत रहमत बरसाई। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड तुरंत ही टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि कुछ दिनों पहले ही सोड गॉड सेक्ट में एक बहुत ही भयानक बैटल हुई जिसमें तुमने अर्थ शैटरिंग सोड स्ट्राइक का यूज किया था। और हाँ, आप झूठ मत बोलना क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक स्पिरिट रेल्म का एक्सपर्ट भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, और तुम तो बस एक मामूली सी स्पिरिट सी रेल्म के कल्टीवेटर हो, तो भला तुम उस स्ट्राइक को यूज कैसे कर पाए? इतना ही नहीं, तुम्हारा डाउ इंटेंट भी काफी ज्यादा भयानक था। तो अब मुझे जल्दी बताओ कि तुमने उस डाउ इंटेंट को हासिल कैसे किया? जिस पर टियानलिन कहता है, सीनियर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हेवन ने मुझ पर थोड़ी बहुत रहमत बरसाई, तो उसी हेवन की ब्लेसिंग के साथ मैं ये कारनामा कर पाया। जिस पर डीमन लॉर्ड कहने लगा कि चाहे तुम इस बात को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन तुम्हारी सोल कभी झूठ नहीं बोलेगी। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए टियानलिन को हवा में उठा लिया। साथ ही साथ टियानलिन की बॉडी काफी तेजी के साथ ग्लो कर रही थी और अब अचानक से टियानलिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आने लगी। डीमन लॉर्ड कह रहा था कि सोल पोजीशन की आर्ट तो काफी ज्यादा एंशिएंट है, वो इस दुनिया से कब की ही गायब हो चुकी। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे सोल पोजीशन का नॉलेज हो। इस भयानक टेक्निक को बस पावरफुल सेंट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका यूज करते हुए वो सेंट अपने कई सारे सोल फॉर्म कर पाएंगे। तो चलो अब जल्दी से अपना सेंट फॉर्म मेरे सामने रिवील कर दो। यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर्स का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि टियानलिन का सेंट फॉर्म उसके सामने अपीयर हो जाए, मगर काफी देर बाद भी टियानलिन का सेंट फॉर्म उसे नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर तो बस टियानलिन की एक ही सोल थी जो कि स्पिरिट सी रेल्म पर है। ये सब देखकर तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी आंखें कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिसके बाद वो टियानलिन की सोल को दोबारा से उसकी बॉडी में डालकर अपनी पावर्स को वैनिश कर चुका। टियानलिन उससे कह रहा था, सीनियर, मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इस दुनिया में हर एक बंदे के पास आपके जैसी डिवाइन एबिलिटीज नहीं हो सकती। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप खुद एक सोल पजेसर हो। आपने खुद किसी की बॉडी को पजेस करके आप उसमें रिबॉर्न हो चुके। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड ने गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि यानी मेरा अंदाजा पूरी तरह से सही है, आप खुद एक सोल पजेसर हो। तो डीमन लॉर्ड उससे कह रहा था, लड़के, क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? तुम जानते हो ना, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। जिस पर टियानलिन कह रहा था, सीनियर, अगर आपको मुझे वाकई मारना होता तो आप कब का ही खत्म कर देते। तो डीमन लॉर्ड अपने तख्त पर बैठते हुए कहने लगा कि तुमने सही पहचाना, फिलहाल तो मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर तुम गलती से भी मुझे हील करने में फेल हो गए तो समझ लो तुम्हारी मौत पक्की है। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको जरूर से हील करूंगा। और इतना कहते साथ ही टियानलिन ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर ड्रैगन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने ट्रू ड्रैगन को समन कर लिया था। और अब इसी ड्रैगन का यूज करते हुए टियानलिन उस ब्लड ड्रॉप को रिफाइन कर सकता था जो कि फिलहाल डीमन लॉर्ड की बॉडी में है। साथ ही साथ डीमन लॉर्ड भी इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो टियानलिन से कहता है कि तुमने तो डीमन गॉड आर्ट को मास्टर किया है। और अब टियानलिन तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड को हील करना शुरू कर चुका। वहीं पर डीमन लॉर्ड दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा काफी ज्यादा यूनिक है। भले ही फिलहाल कल्टीवेशन की बहुत ही कम लेवल पर है, लेकिन इससे पंगे लेना सही नहीं होगा।
इससे दुश्मनी मोल लेने से अच्छा है इसे अपना दोस्त बना के रखो। वहीं पर टियानलिन भी दिल ही दिल में शुक्र मना रहा था कि अच्छा उसने उस दिन बैटल में सोल बर्निंग टेक्निक का यूज किया। उस टेक्निक के चलते टियानलिन की कई सारी सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसी वजह से डीमन लॉर्ड उसके सेंट फॉर्म को देख नहीं पाया, वरना तो ये बंदा तुरंत ही टियानलिन को एलिमिनेट कर देता। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा तो एक एंशिएंट मॉन्स्टर है जो कि हजारों सालों बाद दोबारा से इस बॉडी में रिबॉर्न हुआ है, तो इससे पंगे लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से इन दोनों ने यही फैसला लिया था कि वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो फिर इन दोनों में से बस एक ही सरवाइव कर पाएगा। टियानलिन का तो बस एक ही प्लान है, इस डीमन लॉर्ड की बॉडी से ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करके जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। वहीं दूसरी तरफ हॉल के बाहर युनशी टियानलिन का इंतजार कर रही थी। जितना ज्यादा वक्त गुजरता गया उतनी ही ज्यादा परेशान होने लगी। वो सोचती कि 3 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक टियानलिन बाहर नहीं आया और उतने में टियानलिन एक पोर्टल ओपन करते हुए तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। युनशी तो उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। कुछ टाइम तक तो उसे ये लग रहा था कि मानो उसने टियानलिन को खो दिया है और अब उसे महफूज देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो तो सीधी जाकर टियानलिन के गले लग जाती है। टियानलिन तो ये देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया, जिसके बाद वो भी युनशी को अपनी बाहों में ले लेता है। वो अच्छे से जानता था कि युनशी को उससे कितना ज्यादा लगाव है, इसलिए वो तुरंत ही युनशी का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि उसी की वजह से टियानलिन आज जिंदा है। युनशी उसे काफी दिनों से प्रोटेक्ट करती आ रही थी, तो टियानलिन उससे कहता है कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ क्योंकि आगे का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वहीं पर डीमन लॉर्ड के चमचे इन दोनों को रोमांटिक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा जलने लगे। वेल इनके पास अपनी कोई बंदी नहीं थी जिसके सामने वो अपना प्यार जता पाए और उतने में युनशी के पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। बेचारी युनशी तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे ये लग रहा था कि टियानलिन ही उसे छू रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी नजरें चुराते हुए सोचने लगी कि ये बंदा अचानक से इतना कैसे बदल गया। पहला तो ये मुझे देखते ही दूर भागता था लेकिन आज ये मुझसे नजरें भी मिला रहा है और यहाँ वहाँ हाथ भी लगा रहा और वो भी इन सबके सामने। टियानलिन को तो जरा भी शर्म नहीं आ रही। वहीं पर टियानलिन भी सोच में पड़ गया कि आखिर युनशी उससे नजरें क्यों चुरा रही है, तो तुरंत ही युनशी से इसकी वजह पूछने लगा। तो युनशी उसे शर्माते हुए कहने लगी कि जरा देखो तुमने मुझे कहाँ छुआ है, तो तुरंत ही उसे अपने हाथ दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। जो सुनते साथ ही युनशी ने पलटकर सीधे उस हाथ पर अटैक कर दिया जो कि एक नन्हे से ड्रैगन का था। वो ड्रैगन तो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए टियानलिन के पास पहुंच जाता है। तभी टियानलिन तुरंत ही उसे उठाते हुए डांटने लगा। वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि बिल्कुल भी बाहर मत आना। युनशी भी इस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, जिसके बाद ये लोग फटाफट से डीमन लॉर्ड के अड्डे से रवाना हो गए। यहाँ पर डीमन लॉर्ड उन्हें काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, जिसे देखकर ही ड्रैगन को डर लगने लगा। वहीं पर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि ड्रैगन्स काफी ज्यादा घमंडी होते हैं, किसी का गुलाम बनना उनके प्राइड के खिलाफ है। और यहाँ पर तो टियानलिन ने इस यंग ड्रैगन को अपना गुलाम बना लिया, यानी कि आगे चलकर यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कि सभी ट्रू ड्रैगन्स यहाँ आकर टियानलिन पर अटैक कर दे। मैं तो बस आराम से इनकी बैटल का मजा लूंगा और साथ ही साथ मुझे टियानलिन के एबिलिटीज के बारे में भी पता चल जाएगा। इधर युनशी टियानलिन से पूछती कि क्या ये यंग ड्रैगन है, अगर ये यंग ड्रैगन है तो ऐसा अजीब सा क्यों दिख रहा। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि जब शाओजिन का जन्म हुआ तब तो वो बस एक येलो रैंकिंग बीस्ट था, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होते हुए ये मिस्टिक रेल्म पर जाएगा इसका अपीयरेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे ख्याल से उसी वक्त ये पूरी तरह से एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसने जल्दी से अर्थ रैंकिंग पर तो पहुँचना चाहिए। उस रैंकिंग पर पहुँचते साथ ही ये थोड़ा बहुत पावरफुल भी बन जाएगा। और उतने में ही शाओजिन सीधे युनशी के पास चला गया। उसने तो बड़े ही प्यार से युनशी को अपने गले लगा लिया, जो देखकर युनशी को भी उस पर लाड आ रहा था। वो कहती टियानलिन तुमने इसे शाओजिन बुलाया, क्या इसका ये नाम तुमने रखा है? जिस पर टियानलिन कहता है हाँ बिल्कुल, जब मैंने इसे शाओजिन बुलाया तब इसने मुझे बिल्कुल भी अपोज नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे ये नाम पसंद आया होगा। अगर इसे मेरा दिया गया नाम पसंद नहीं आया तो ये आगे चलकर उसे बदल भी सकता है। जो सुनते साथ ही युनशी को हंसी आने लगी। वो जानती थी कि यंग ड्रैगन कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद युनशी टियानलिन को बताने लगी कि जिस दिन हमने सोड गॉड से छोड़ा उस दिन तुम बेहोश थे, तो सिस्टर शिटोंग ने ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ दिया। वो चाहती थी कि तुम्हारे होश में आते ही ये लेटर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं।
तो टियानलिन ने तुरंत ही उस लेटर का रेस्ट्रिक्शन हटाते हुए उसे ओपन कर लिया। वेल, इस लेटर में शिटोंग ने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन का जिक्र किया था। मेरे ख्याल से शिटोंग ने सोडगॉड सेक्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जानकारी इस लेटर के जरिए टियानलिन तक पहुंचा दी थी। वहीं पर टियानलिन भी इस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर इन लोगों ने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन का यूज क्यों किया होगा। शिटोंग ने भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था, जिसमें शिटोंग कह रही थी, जूनियर जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक शायद हमारा सेक्ट पूरी तरह से सील हो जाए। और अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई। जब टियानलिन बैकलैश की वजह से घायल था तब शिटोंग ने उसे काफी अच्छे से अटेंड किया। वो उसे बता रही थी कि तुम्हें हमारे मास्टर कांगयाओ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिलहाल तुम्हारे साथ सिर्फ युनशुई है, तो तुम दोनों को काफी संभाल कर रहना होगा। हमारे दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं और अगर गलती से भी तुम्हारी पहचान उनके सामने रिवील हुई तो लोग जरूर से तुम पर अटैक करेंगे, मगर उस वक्त तुम्हें उनका मुकाबला नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्रांग है तो सीधे वहाँ से भाग निकलो, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है सरवाइव करना। अगर तुम जिंदा बच गए तो ही कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू पाओगे। इसीलिए हर एक सिचुएशन में बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कभी कभार पीछे हटने में भी हमारी भलाई होती है। और हाँ, अगर इस 10 सालों की जर्नी में तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पार्टनर मिल गई तो जरूर से उसे हमारे पास लेके आना, मैं उससे मिलना चाहूंगी। ना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं होगा, तुम उसे यहाँ पर मत लेके आओ वरना मेरा तो दिल टूट जाएगा। तुम एक काम करो, सोडगॉड सेक्ट में कभी वापस मत आओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी सुकून भरी हो। अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें दोबारा से अपने दुश्मनों का मुकाबला करना होगा, इसलिए वही रहो और बस अपने सीनियर को कभी भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हें मिस करूंगी। टियानलिन उसका लेटर पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था कि माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन ने हमारे सोडगॉड सेक्ट को लगभग 10 सालों के लिए बंद किया है, लेकिन मैं 3 सालों के अंदर ही हमारे सोडगॉड सेक्ट के दरवाजों को रीओपन करूंगा। वहीं पर कि अब हम जाएंगे ईस्टर्न डायनेस्टी। ईस्टर्न डायनेस्टी का नाम सुनते ही युनशुई को याद आता है कि टियानलिन की लवर उसी सिटी में है और टियानलिन अब उसके पास जाना चाहता था। तो इस बारे में सोच के ही युनशुई का दिल टूट गया। उसे पता था कि टियानलिन के ईस्टर्न डायनेस्टी जाने के बाद वो हमेशा के लिए किसी और का हो जाएगा, मगर उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर टियानलिन का साथ देगी, चाहे फिर उसे अपने इमोशंस को हर्ट करना ही क्यों ना पड़ जाए। तो वो टियानलिन को बताती है कि आगे का सफर काफी ज्यादा लंबा होगा, ईस्टर्न डायनेस्टी तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम अभी वहाँ के लिए रवाना हुए तो हम कियान रीजन में होने वाले कंपटीशन ट्रायल्स को मिस कर देंगे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि एक बार हम सैवेज बीस्ट माउंटेन को क्रॉस कर जाए फिर हम हेवनली वुल्फ किंगडम पहुँच जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है उनकी वुल्फ कैपिटल सिटी में एक ट्रांसपोर्टेशन एरी है, तो उस एरी का यूज करते हुए हम अपने लंबे सफर को कम कर सकते हैं। टियानलिन की आइडिया युनशुई को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए ये दोनों फटाफट से सैवेज बीस्ट माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फ्लेम क्लाउड एकेडमी के ट्रायल्स दिखाए गए, जहाँ पर टियानफेंग ने स्प्लिटिंग द हेवन टेक्निक का यूज करते हुए एक बंदी के मुंह पर एक जोरदार लात मार दी। टियानफेंग के एक ही किक में वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई थी। तो इस तरह से फ्लेम क्लाउड एकेडमी के टियानफेंग ने मुकाबला जीत लिया, मगर एम्परर इसे देखकर जरा भी खुश नहीं था। उनका मुंह देखते ही पता चल रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है। तो फ्लेम क्लाउड एकेडमी का मास्टर हंसते हुए कहने लगा कि एम्परर आप प्लीज नाराज मत होइए, दरअसल हमारी फ्लेम क्लाउड एकेडमी सभी मेजर फैक्शंस को मिलाकर बनाई गई है। हमारे पास जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो एक जमाने में मशहूर जीनियस थे और आज वो सभी कल्टीवेटर्स हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी का हिस्सा बन गए। इसलिए इस ट्रायल में आपके कियान डोमेन के लोगों का हारना तो तय था और मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मल सिचुएशन है। जो सुनते साथ ही फाइनली एम्परर भी शांत होकर टियानफेंग की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि वाकई तुम्हारी ताकत तो गजब की है, मेरे ख्याल से तुम ही फ्लेम क्लाउड एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होंगे। जिस पर टियानफेंग कह रहा था ना, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ। तो जिस बंदी को टियानफेंग ने हराया था वो काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि ऐसा कह के तो तुम हमारा अपमान कर रहे हो। जिस पर टियानफेंग कह रहा था ना, मुझे तुम्हें ह्यूमिलेट करने का कोई शौक नहीं, बल्कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। एक वक्त में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर मेरा एक जीनियस के साथ मुकाबला हुआ और उस बंदे ने मेरी आंखें खोल दी। अब टियानफेंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एम्परर उससे कहता है कि मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से मिलना चाहता हूँ, क्या प्लीज तुम हमारी मुलाकात करवा सकते हो। अब फेंगटियान टियानलिन के बारे में एम्परर को कुछ बता पाई इससे पहले फेंगटियान का मास्टर उससे कहने लगा कि तुम यहाँ से जा सकते हो।
जिसके बाद वो मास्टर एम्परर से कहने लगा कि मैंने सुना है आपका किंगडम सभी जीनियस के लिए एक दावत रखने वाला है, तो अगर आप हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी को वहाँ पर इनवाइट करो तो आप हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स के साथ मिल सकते हो। तो एम्परर ने तुरंत ही अपनी दावत में क्लाउड फ्लेम एकेडमी को भी इनवाइट कर लिया। वो कह रही थी कि मैं वुल्फ कैपिटल में रुकने वाला हूँ, तो वहाँ पर अपनी जीनियस को लेकर पहुँच जाना। जिस पर वो मास्टर कह रहा था फिर तो मामला सेटल हो गया, ठीक 1 महीने के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम युनशुई को देख पाते हैं जो कि यंग ड्रैगन के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। शाओजिन के होने की वजह से युनशुई को भी इस सफर में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं पर टियानलिन अपने कल्टीवेशन में बिजी है। वो कह रहा था कि सोड गॉड सेक्ट में हुई बैटल को एक लंबा अरसा बीत गया। उस वक्त मेरी सोल पूरी तरह से शैटर हो गई थी, लेकिन अब काफी दिन मेहनत मेरी 7 स्पिरिट और तीनों सोल पूरी तरह से मेरी बॉडी के साथ इंटैक्ट हो गए। लेकिन जब मैं बेहोश था तब पता नहीं मेरे 7 स्पिरिट मेरी बॉडी में कहां से आ गए। इन 7 स्पिरिट की मिस्ट्री को मैं चाहे कितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों ना करूं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर इनेट स्पिरिट कह रही थी कि मास्टर मेमोरीज हमेशा अच्छी नहीं होती, कुछ यादों को भूलने में ही हमारी बेहतरी होती। अब अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो इसमें कोई मसला नहीं, बल्कि ये तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। कुछ लोग तो अपनी कड़वी यादों को जिंदगी भर भूल नहीं पाते, मगर आप तो इतने लकी हो कि आपको चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने तुरंत ही जाकर उसके सिर पर एक मुक्का मार दिया। वो कह रहा था कि भले ही मैं भूल गया लेकिन तुम्हें सब कुछ याद होगा, फिर भी मुझे तुम कुछ नहीं बता रही। जिस पर इनेट स्पिरिट कह रही थी मास्टर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, आपके साथ साथ मेरी भी मेमोरीज इरेज हो गई, और अगर मुझे कुछ याद आ भी गया तो भी मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। यहाँ पर टियानलिन अपने हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को देखकर कहने लगा कि इसके ढेर सारे राज हैं जिनका अभी तक मैंने पर्दाफाश नहीं किया। जिसके बाद उस मॉन्यूमेंट से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे क्या सीक्रेट है। जो सुनकर उसकी इनेट स्पिरिट तंग होते हुए कहने लगे कि ये लो दोबारा से शुरू हो गए, पता नहीं ये बंदा अपने पास्ट में इतना खोया हुआ क्यों रहता है। जिसके बाद वो टियानलिन के माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसने देखा कि शाओजिन तो युनशुई की गोद में आराम कर रहा, इसलिए वो तुरंत ही जाकर उस ड्रैगन के सिर पर एक जोरदार फटका लगा देती है। उस इनेट स्पिरिट के एक ही फटके में यंग ड्रैगन की नींद खुल चुकी थी। अब वो इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी कि ओए छोटे, आज के बाद तो मुझे बॉस बुलाएगा, अगर तूने मुझे बॉस नहीं बुलाया तो मैं तुझे कूट कूट के तेरा कीमा बना दूंगी। ये सुनते साथ ही यंग ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। यहाँ पर युनशुई इनेट स्पिरिट को देख नहीं सकती थी, इसलिए वो शाओजिन की हरकतें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटू सा ड्रैगन आखिर किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर शाओजिन इनेट स्पिरिट को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहा था, मगर इनेट स्पिरिट है जो उसके हाथ ही नहीं लगती। उससे कह रही थी कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, तू अपने बॉस पर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा। बेचारा यंग ड्रैगन तो इस स्पिरिट की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया, और वहीं पर युनशुई भी और ज्यादा कंफ्यूज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यंग ड्रैगन इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है। और उसी वक्त उन्हें भेड़ियों की आवाजें आने लगी, तो युनशुई तुरंत ही अलर्ट हो गई। वहीं पर हम एक और बंदी को देख पाते जो कि थोड़ी देर पहले टियानफेंग के सामने हार चुकी थी। वो इरिटेट होकर कहने लगी कि पता नहीं इस सैवेज बीस्ट माउंटेन में इतने सारे भयानक भेड़िए कहां से आ गए। ये बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल है कि मैं चाहकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और तब तक उन डिमोनिक बीस्ट ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन अचानक से उन बीस्ट पर लगातार स्लैश अटैक रिलीज। वो बंदी तो इतने सारे डिमोनिक बीस्ट को देखकर तुरंत ही साइड में हट गई। साथ ही साथ उसे टियानलिन और युनशुई के लिए बुरा लग रहा था। वो कह रही थी कि ये दोनों बंदे काफी ज्यादा स्किलफुल हैं, मगर आज ही इन डिमोनिक बीस्ट का शिकार हो जाएंगे। अगर मैं काफी ज्यादा पावरफुल होती तो जरूर से इन्हें प्रोटेक्ट करती। इधर टियानलिन शाओजिन से कह रहा था कि चलो इन डिमोनिक बीस्ट को जरा अपनी पावर्स के जलवे दिखाओ। जो सुनते साथ ही शाओजिन ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर दिया, और इस प्रेशर के चलते सभी को तकलीफ हो रही थी। वो बंदी तो इस ड्रैगन की पावर देखकर ही हैरान हो गई। इधर इनेट स्पिरिट उस बंदी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम हमारे यंग ड्रैगन की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो। हमारे ड्रैगन के हेवनली प्रेशर के सामने तो अच्छे अच्छे कल्टीवेटर घुटने टेक देते, तो भला इन डिमोनिक बीस्ट की क्या औकात। ये बीस्ट तो यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हमारे शाओजिन का पेट भर पाए। जिसके बाद वो शाओजिन को चीयर्स करते हुए कहने लगे कि चलो जल्दी से इन सभी को निपटा दो। उसकी बातें सुनकर तो शाओजिन भी काफी ज्यादा जोश में आ गया और बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ जाकर उन डिमोनिक बीस्ट पर छलांगे लगाना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि उसके छूने से ही वो डिमोनिक बीस्ट मारे गए। इधर उस बंदी को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब तक टियानलिन भी बचे हुए डिमोनिक बीस्ट पर अपने स्लैशेस रिलीज कर
करते हुए उन्हें भी खत्म कर चुका। इनफैक्ट उसने तो इन डिमोनिक बीस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी कोर बाहर निकाल ली। तो यंग ड्रैगन शाओजिन भी तुरंत ही जाकर फटाफट से उन डीमन कोर को निगल लेता है। उन कोर्स के कंज्यूम करते ही शाओजिन की पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो गया, जिसके चलते वो हुआंग जाए की 9वीं ग्रेड पर पहुंच जाता है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद वो तुरंत ही अपने मालिक के पास वापस आ गया। टियानलिन भी उसका लाड कर रहा था। वहीं पर इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी, मुबारक हो नन्ही उस्ताद, तुम तो बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे। बस एक ही डिनर करने के बाद तुम्हारा वजन तो काफी हद तक बढ़ चुका है। अब टियानलिन युनशुई को लेकर वहाँ से रवाना होने ही वाला था कि तभी वो बंदी उनके सामने आ गई। वो टियानलिन को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि मेरा नाम है लांग, मैं हेवनली वुल्फ किंगडम से बिलोंग करती हूँ। आप दोनों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जिस पर युनशुई कह रही थी, माफ करना लेकिन हम अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। और इतना कहते साथ ही टियानलिन और युनशुई तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर लांग भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गई कि आखिर ये इतना पावरफुल बंदा है कौन। वो कह रही थी कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। और फिर उसे याद आया कि अरे ये तो सोड गॉड सेक्ट की शान टियानलिन है। तो लांग तुरंत ही जाकर अपने एम्परर को इसकी खबर देती है। वो तो टियानलिन का नाम सुनते ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते, लांग मुझे सही से बताओ, कहीं वो टियानलिन की बजाय कोई और तो नहीं था? जिस पर लांग कह रही थी कि टियानलिन को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकती। उस बंदे की सोड टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है और उसी से मैंने उसे पहचान लिया। तो अब एम्परर कहते कि मैं जल्द से जल्द इस टियानलिन से मिलना चाहता हूँ। जल्दी से हमारे पूरे किंगडम में खबर फैला दो कि मुझे टियानलिन की तलाश है। जो भी हमें टियानलिन का पता बताएगा हम उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। मैं किसी भी कीमत पर इस टियानलिन से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसे सिर्फ टियानलिन ही हैंडल कर सकता, इसलिए जल्दी से हमारे किंगडम में अनाउंसमेंट कर दो। जो सुनते साथ ही लांग अपने काम पर लग गई। उसने जल्दी से अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि ये खबर सारी तरफ फैला दो, हमें टियानलिन की तलाश है। उस बंदे को ढूंढने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दो, हमारे एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। अब देखते ही देखते एम्परर का ये पैगाम हर एक रीजन में फैलने लगा। सभी आर्मी ट्रुप्स को ये बताया जा रहा था कि जल्दी से टियानलिन की तलाश करो, जो भी उसे ढूंढेगा उसे एक बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे तो एम्परर टियानलिन से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी आर्मी ने ये पैगाम गलत समझ लिया। उन्हें लग रहा था कि टियानलिन एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और इसी वजह से एम्परर उसे ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा रहे। तो उन्होंने हर एक टाउन में जाकर टियानलिन के वांटेड पोस्टर लगवाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ सिपाही आम लोगों को बता रहे थे कि ये टियानलिन बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, तो तुम लोगों की सेफ्टी के लिए ही हमारे एम्परर इस बंदे को कैप्चर करना चाहते। अगर ये बंदा तुम्हें कहीं भी नजर आए तो जल्दी से पैलेस में रिपोर्ट करो। जिसकी भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहेगी उसे हमारे एम्परर खुद अपने हाथों से रिवॉर्ड देंगे। और तभी उसी विलेज में टियानलिन और युनशुई भी पहुंच गए। टियानलिन तो अपने बारे में ये सारी अफवाहें फैलते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा ग्रेव क्राइम किया कि एम्परर खुद उसे पकड़ना चाहता है। वहीं पर युनशुई भी परेशान हो गई। वो सोचती कि अगर टियानलिन के पोस्टर ऐसे ही हर एक विलेज में छपते गए तो फिर उनका छुपने का कोई फायदा नहीं होगा, उनके दुश्मन जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। इधर इनेट स्पिरिट भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो अपने मास्टर से कहती कि आप तो हेवनली वुल्फ किंगडम के सबसे वांटेड क्रिमिनल बन गए। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आपने कब यहाँ के एम्परर को ऑफेंड किया था। अगर ये खबर झूठी निकली तो मेरे मास्टर जरूर से इस एम्परर का सफाया कर देंगे। क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं जो कि टियानलिन के साथ होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि जब टियानलिन को पता चलेगा कि वो एक क्राउन प्रिंस से मिलने वाला है तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वो बंदा तो मुझे ढेर सारी रिस्पेक्ट देगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्राउन प्रिंस इमेजिन भी करने लगा कि टियानलिन उसके सामने आकर सीधे घुटनों पर बैठ चुका है। इतना ही नहीं, उसने तो प्रिंस के सामने एक कसम खाई कि मैं अपनी जान देकर भी आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जो देख क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो टियानलिन से कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही वफादार साथी की जरूरत थी। वेल, इस सारी बातें इमेजिन करने के साथ ही क्राउन प्रिंस के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो तो टियानलिन से मिलने के लिए और भी ज्यादा बेकरार हो गया। और उतने में एक सिपाही भागते हुए उसके सामने पहुंच जाता है। प्रिंस उससे कह रहा था कि बताओ क्या टियानलिन की कोई खबर लेके आए हो? तो बंदा कहता है कांग्रेचुलेशंस प्रिंस, हमने उस टियानलिन को पकड़ लिया है। अब तो क्रिमिनल आपके हाथों से बच के नहीं जा सकता। लेकिन ये सुनकर ही प्रिंस काफी ज्यादा भड़क गया क्योंकि वो टियानलिन को एक मेहमान जैसे ट्रीट करना चाहता था, ना कि किसी क्रिमिनल की तरह। इसलिए क्राउन प्रिंस भागते हुए एक टाउन में पहुंच जाता है। उसने देखा कि टियानलिन को उनके सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया था, जिनमें से कुछ सिपाही तो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पर एक बंदा टियानलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक
उड़ता हुआ जूता आकर सीधे उसके मुंह पर पटक गया। दरअसल ये जूता था प्रिंस का। वो अपने बंदों पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैंने कब बोला था कि टियानलिन एक क्रिमिनल है। मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे उस बंदे से मिलना है, लेकिन तुमने तो कुछ अलग ही अफवाहें उड़ा दी। जो सुनते साथ ही वो सभी सिपाही काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि उन्होंने क्राउन प्रिंस के मेहमान का अपमान किया है। इधर क्राउन प्रिंस अपने बंदों पर लाते जड़ते हुए कहने लगा कि तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। जिसके बाद वो बड़ी प्लीजेंट स्माइल करते हुए टियानलिन से कहने लगा कि शायद तुम ही सोर्ड गॉड सेक्ट के सोर्ड सक्सेसर हो। दरअसल मैं हेवनली वुल्फ नेशन का क्राउन प्रिंस हूँ और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम है टुआनचेन और मैं ब्रदर टियानलिन का काफी बड़ा एडमायरर हूँ। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हो जाए, हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ सके। तो टियानलिन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? जगह जगह पर मेरे वांटेड के पोस्टर लगवा दिए गए, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। जिस पर प्रिंस टुआनचेन कहने लगा कि मुझे तुम्हारे पोस्टर्स लगवाने पड़े क्योंकि जल्दी कियान ग्रैंड डोमेन कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए मुझे आपके जैसे पियरलेस जीनियस की जरूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि आप उस बैटल में हमारे हेवनली वुल्फ नेशन को रिप्रेजेंट करें। अब ये सुनकर युनशुई काफी ज्यादा शॉक हो गई। उसे उम्मीद थी कि टियानलिन इस ऑफर के लिए मना करेगा और टियानलिन ने भी वही किया। वो क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए बता देता है कि मैंने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था कि मैं इस बार ईस्टर्न डायनेस्टी की साइड से पार्टिसिपेट करूंगा, इसलिए प्लीज आप किसी और को ढूंढ लीजिए। जो सुनते साथ ही प्रिंस को तो बहुत बड़ा झटका लग गया क्योंकि वो टियानलिन के पास काफी सारी उम्मीदों के साथ आया था। अब टियानलिन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी प्रिंस कहता है प्लीज एक मिनट रुक जाओ। देखो ईस्टर्न डायनेस्टी ने तुम्हें जो भी ऑफर किया होगा मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। कल्टीवेशन टेक्निक, डिवाइन वेपन और एलिक्सर पिल। इतना ही नहीं, वो तो लांग को भी ऑफर करने के लिए लेके आ गया। वो कहता है कि मैं ये सारी चीजें और मेरी वफादार लांग भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अब मना मत करना। ये सब देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि क्राउन प्रिंस सिर्फ टियानलिन को मनाने के लिए इतनी बड़ी प्राइस अदा करेगा। इधर टियानलिन को अपने माइंड स्पेस से इनेट स्पिरिट की आवाजें आने लगी। वो कह रही थी कि मास्टर इस बंदे का ऑफर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, अगर मैं आपकी जगह होती तो जरूर से इसे एक्सेप्ट कर लेती, तो आप भी इस बंदे को मना मत कीजिए। हालांकि टियानलिन प्रिंस से कहता है कि मैं आपके इस जनरस ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले क्राउन प्रिंस ने सीधे जाकर उसके पाँव पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगा कि भाई टियानलिन प्लीज मान जाओ ना, देखो मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगता हूँ यार, अब तो हाँ बोल दो। इधर लांग और उसके सिपाही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे मगर प्रिंस ने तो उन्हें पास आने से भी मना कर दिया। तो लांग कहती प्रिंस आप एक नोबल फैमिली के मेंबर हो, आपका यूं कॉमनर के सामने नील डाउन करना सही नहीं होगा, प्लीज उठ जाए, खुद को इस तरह से जलील मत कीजिए, ये काम तो आप टियानलिन को हुक्म देकर भी कर सकते हो। मगर प्रिंस तो काफी ज्यादा इनोसेंट और नरम दिल इंसान था और टियानलिन से कहने लगा कि 15 दिनों में हमारे यहाँ पर सभी जीनियस के लिए दावत रखी गई है। उस वक्त फ्लेम क्लाउड सेक्ट के सभी जीनियस उसमें शामिल होंगे, साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट हमारे कल्टीवेटर्स को चैलेंज करेगा। अगर तुमने मुझे रिप्रेजेंट नहीं किया तो समझ लो फिर मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, मेरे हेवनली वुल्फ नेशन की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। अब प्रिंस की इतनी सारी रिक्वेस्ट और उसका फनी अंदाज देखकर टियानलिन ने भी हाँ बोल दी। जो सुनते साथ ही प्रिंस की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि चलो जल्दी से दावत का इंतजाम करो, मैं अपने भाई टियानलिन को बढ़िया सी वाइन और हमारी रॉयल डिशेस खिलाना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पर भाई टियानलिन के लिए वेलकम दावत होगी। यहाँ पर लांग को टियानलिन पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था क्योंकि टियानलिन के सामने उनके प्रिंस को जलील होना पड़ गया। अब रात के समय हमें टियानलिन के चेम्बर का सीन दिखाया गया जहाँ पर युनशुई कह रही थी कि इस क्राउन प्रिंस ने तो हमारे लिए काफी सारे तोहफे भेज दिए। वहीं पर इनेट स्पिरिट भी इन सबको देखकर हैरान थी। वो कहती है कि इनकी खुशबू से ही पता चल रहा कि ये सारी पिल हाई ग्रेड लेवल के मटेरियल को रिफाइन करके बनाई गई है। तो अब टियानलिन वो सारी चीजें अपने स्टोरेज बैग में कलेक्ट कर लेता है। उसने नोटिस किया कि युनशुई थोड़ी सी शांत है, तो युनशुई से इसकी वजह पूछने लगा, जिस पर वो बताती है कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तुमने पहले तो क्राउन प्रिंस को मना किया था और फिर अचानक से उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा माइंड अचानक से कैसे बदल गया। जिस पर टियानलिन कहता है कि क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी घमंडी नहीं, वो तो एक नेक दिल बंदा है, ऐसे डिसेंट पर्सन को मना करना सही नहीं लगा, उसकी मदद करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर जीनियस की दावत होने वाली है, तो वहाँ मैं हमारे सेक्ट के पुराने जो भी ग्रजेस है उन्हें सेटल कर पाऊंगा। क्राउन प्रिंस ने बताया था कि फ्लेम क्लाउड एकेडमी के डिसाइपल यहाँ आने वाले हैं, तो उन्हें सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते साथ ही युनशुई पैनिक हो गई। वो कहती है कि तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई, अगर ऐसे में तुम और घायल हो
जाओगे तो बताओ मैं अकेली तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूंगी। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि दावत में अभी भी 15 दिनों का वक्त है, इतना टाइम मेरे लिए काफी होगा, मैं आसानी के साथ अपनी इंजरीज को हील कर सकता हूँ। जिस पर युनशुई कहने लगी कि अगर तुम दावत में अकेले जाने का प्लान बना रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। ये सुनकर ही टियानलिन थोड़ा सा शॉक हो गया, साथ ही युनशुई भी ब्लश करने लगी, जिसके बाद तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ती है। मगर टियानलिन ने उसे रोकते हुए थैंक्स बोला, क्योंकि ये बंदी हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती आ रही थी। अब उसके वहाँ से जाते ही टियानलिन अपने एलिक्सर बॉटल्स को निकाल लेता है, मगर इन सारी पिल्स को चेक करने के बाद टियानलिन काफी ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि इसमें ऐसी कोई पिल नहीं जो कि उसकी सोल को रिपेयर कर पाए। इधर यंग ड्रैगन तो नींद में ही टियानलिन के पास पहुंच जाता है। उस पिल की खुशबू से ही उसकी नींद खुल गई थी। तो टियानलिन कहने लगा कि शायद ये पिल तुम्हें पसंद है, इसलिए टियानलिन ने तुरंत ही वो सारी पिल्स उसे खिलाना शुरू कर दी। यंग ड्रैगन भी बड़े ही मजे के साथ उन पिल को कंज्यूम कर रहा था। टियानलिन कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा खाना खाते हो। इसलिए अब उसने उन सभी पिल्स की जार को ओपन कर दिया और वो सारी एलिक्सर पिल बड़ी ही तेजी के साथ यंग ड्रैगन के पेट में समाने लगी। जो देखते साथ ही इनेट स्पिरिट उस ड्रैगन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब खाना है। मगर ड्रैगन तो उन सभी पिल्स को कंज्यूम कर सीधे आराम फरमाने चला गया। इधर इनेट स्पिरिट टियानलिन से कह रही थी कि मास्टर, आपने तो इस ड्रैगन को अपनी सारी पिल खिला दी, आपने खुद के लिए तो एक भी पिल बाकी नहीं रखी, और देख लीजिए ड्रैगन तो बस उन्हें खाकर आराम ही करेगा। जिस पर टियानलिन बताने लगा कि मेरी असली ताकत है केओस फोर्स, मैं उसे ही कल्टीवेट करता हूँ, और यहाँ पर जितनी भी पिल्स थी वो सब हाई ग्रेड की होने के बावजूद भी मेरे किसी काम की नहीं थी। मुझे कोई ऐसी पिल चाहिए जिससे मैं अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ, इसलिए मैंने वो सारी पिल्स यंग ड्रैगन को खिला दी। जिस पर इनेट स्पिरिट कहने लगी कि आप तो इस ड्रैगन का इतना लाड कर रहे हो जिससे ये बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ वो ड्रैगन पर भी चिल्लाने लगी कि तुम तो बस खाना खाते और सोते हो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ आता भी नहीं। मैंने आज तक ढेर सारे ड्रैगन्स देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना आलसी कोई नहीं था। हालांकि ड्रैगन तो उसे कोई जवाब नहीं देता, वो पूरी तरह से उसे इग्नोर मार रहा था। वहीं पर टियानलिन सोचता है कि ड्रैगन की फिजिक हमेशा यूनिक होती है। जब वो नींद में होते हैं उसी वक्त तो स्पिरिचुअल एसेंस को काफी इफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये फिलहाल सो रहा है। जब इसकी नींद खुलेगी तभी इसकी मिस्टिक रैंकिंग पर पहुंचने के चांसेस हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ड्रैगन काफी तेजी के साथ ग्रो हो जाए। अब हम एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं जो कि रूफ पर छलांगे लगाते हुए सीधे टियानलिन के कमरे के सामने पहुंच चुका था। मगर उसने देखा कि टियानलिन तो ऑलरेडी छत पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है, जिससे तो बंदा भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये टियानलिन तो सिर्फ स्पिरिट सी realm का कल्टीवेटर है, इनके पास स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंसेस हो ही नहीं सकते। मगर फिर भी इस बंदे ने मेरे आने से पहले ही खुद को तैयार कर लिया। आखिर इसका परसेप्चुअल विजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता? हाँ सही बात है, इसलिए तो इसे एक जीनियस कहा जाता। उतने में टियानलिन उससे कहने लगा कि आधी रात हो चुकी है और ऐसे वक्त पर तो तुम अपने बिस्तर में होने चाहिए थे, लेकिन तुम हो कि अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके मुझसे मिलने आ गए। तो बताओ फिर तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है? जिस पर वो बंदा टियानलिन को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं फ्लेम क्लाउड इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे हेवनली वुल्फ कैपिटल में जासूसी करने भेजा गया था। मेरी असली पहचान के बारे में लोग नहीं जानते। खैर मैं यहाँ पर तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लाउड एकेडमी का हिस्सा बन जाओ। देखो मैं जानता हूँ कि क्राउन प्रिंस ने तुम्हें बहुत ही शानदार ऑफर दिया, लेकिन जो भी हेवनली वुल्फ हॉल देगा वो सब हम भी देने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट हमारा फ्लेम क्लाउड नेशन इससे भी दुगनी कीमत अदा करेगा। इसलिए क्राउन प्रिंस के साथ किए हुए वादे को तोड़कर मेरे साथ चलो। जो सुनकर ही टियानलिन सोचने लगा कि शायद इस बंदे को पता ही नहीं कि इसके फ्लेम क्लाउड सेक्ट ने हमारे सोड गॉड सेक्ट पर हमला किया था। इन्हीं की वजह से हमारा सोड गॉड सेक्ट सील ऑफ हो गया। अगर इसे सच्चाई पता होती तो ये कभी यहाँ आकर मुझे रिक्रूट करने की बात नहीं करता। और फिर टियानलिन उसके ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि वो सोड गॉड सेक्ट में हुई बैटल का जिक्र नहीं करता। इधर वो बंदा कह रहा था कि तुम इतनी जल्दी अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तुमने इस बारे में ठीक से सोचना चाहिए। अगर तुम हेवनली वुल्फ नेशन का साथ दोगे तो तुम हमारे ही राज्य के दुश्मन बन जाओगे। फिर तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम कल का सूरज भी देख पाओगे। हो सकता है कि तुम पर अटैक हो जाए। जो सुनकर टियानलिन
कहने लगा कि ये तो सीधे जबरदस्ती हो गई। अगर मैं हाँ कह दूं तो हम दोस्त और ना बोलूं तो तुम मुझे खत्म कर दोगे। जिस पर वो बंदा अपनी सोड निकालते हुए कहने लगा कि माफ करना, लेकिन जल्दी कियान डोमेन कंपटीशन होने वाली है। जो भी जीनियस हमारे फ्लेम क्लाउड सेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा वो मारा जाएगा। यानी कि यहाँ पर फ्लेम क्लाउड सेक्ट सभी जीनियस पर जबरदस्ती कर रहा था। उनकी एक ही पॉलिसी है, उनका साथ दो या फिर मारे जाओ। अरे अब इतना कहते साथ ही वो बंदा टियानलिन पर हमला कर देता है। यहाँ पर टियानलिन ने अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए इसके अटैक को होल्ड कर लिया था। जो देखते साथ ही वो बंदा तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। टियानलिन उस पर कोई हमला नहीं करता। इनफैक्ट वो तो उसे समझा रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मेरे सामने ये जिद छोड़ दो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें खत्म करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मेहरबानी करके मुझे उकसाओ मत। और हाँ, एक बात और याद रखो कि ये क्राउन प्रिंस का रेसिडेंस है और मैं हूँ उनका मेहमान। जिसके बाद टियानलिन ने उसे दुरुपुश कर दिया, मगर वो बंदा दोबारा से वापस आकर उस पर मुसलसल अटैक करते हुए बताने लगा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साउंड सीलिंग बैरियर सेटअप किया था ताकि हम दोनों की बातें कोई भी सुनने न पाए, इसलिए कोई भी यहाँ आकर तुम्हें बचा नहीं सकता। उन्हें तो कल सुबह ही तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी। इधर टियानलिन तो बस तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था और अब वो अपनी डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर देता है। उस बंदे से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ पर और कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि अगर यहाँ पर वाकई कोई और होता तो अभी तक हमारे सामने आकर मुझ पर अटैक कर देता। जिस पर टियानलिन कहने लगा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि ये लोग छुपकर तमाशा क्यों देख रहे हैं, इन्होंने तो सामने आकर तुम पर अटैक करने चाहिए थे। दरअसल टियानलिन का अंदाजा बिल्कुल सही था। लांग अपने कुछ सिपाहियों को लेकर चुपचाप से सारा तमाशा देख रही थी। इधर वो बंदा कहने लगा, टियानलिन यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं, इसलिए ये फालतू के झूठ बोलना बंद करके सीधे मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर वो बंदा बड़ी तेजी के साथ टियानलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर लांग सोच रही थी कि ये टियानलिन तो पूरा पागल है, ये खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा ताकि मैं सामने आने पर मजबूर हो जाऊं। अब तो सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। इधर टियानलिन आंखें बंद करके खड़ा था ताकि लांग खुद आए और उसकी हिफाजत करे। और जैसे उस बंदे की सोड टियानलिन के सीने के पास पहुंची, लांग ने अपनी तलवार से उस सोड को दूर फेंक दिया। वो तो अब एक ढाल जैसी टियानलिन के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। लांग के जूनियर्स ने उस बंदे को चारों ओर से घेर लिया था, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो टियानलिन से कह रहा था कि मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा होगा। और उतने में लांग ने अपने सिपाहियों को उस बंदे को खत्म करने का हुक्म दिया, मगर जैसे वो लोग उस पर अटैक करने गए, उस बंदे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी चपेट में आकर वो बंदे एक ही सेकंड में मारे गए। वो बंदा कह रहा था कि टियानलिन भले ही तुमने मुझे आज हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊंगा। बस 15 दिनों के अंदर यहाँ पर एक दावत होने वाली है, तो देखना उसमें मैं तुम्हारा कैसा हशर करूंगा। तुम यकीनन उस दिन मेरे हाथों मारे जाओगे। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से भाग निकला। हालांकि टियानलिन अपनी क्यास सोड से उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर फिर भी वो बंदा जैसे तैसे वहाँ से भागने का मैनेज कर लेता है। इधर यंशु टियानलिन के पास पहुंच चुकी थी। वो टियानलिन से पूछती कि कहीं तुम उस बंदे के अटैक से घायल तो नहीं हो गए, जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं तो घायल नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे के जीने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेरे क्यास सोड ने उसे घायल कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होके हमें मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर प्रिंस आउटियान लांग को काफी ज्यादा डांट रहा था। वो लांग से कहता है कि मैंने तुम्हें टियानलिन को प्रोटेक्ट करने का काम दिया था, तो बताओ क्या तुम इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करोगी? वो बंदा टियानलिन पर अटैक कर रहा था और तुम बस चुपके से तमाशा देख रही थी। जिस पर लांग कह रही थी कि टियानलिन हमारे हेवनली वुल्फ नेशन से बिलोंग नहीं करता, वो तो हमारी दुश्मन कंट्री का मेंबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर टियानलिन की वफादारी को चेक किया जाए। अगर वो उस फ्लेम क्लाउड सेक्ट के बंदे के साथ चला जाता तो हमें वाकई पता चल जाता कि टियानलिन एक गद्दार है। जो सुनते साथ ही प्रिंस आउटियान तो उस पर और भी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहा था कि तुम यहाँ पर अपने हिसाब से फैसले ले रही हो, फिर मेरे ऑर्डर का क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टियानलिन हमारा मेहमान है और उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से वो बंदा उस पर मुसलसल हमले कर रहा था और अब तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा टियानलिन की वफादारी पर शक कर रही हो। क्या तुम अपने क्राउन प्रिंस की जरा भी इज्जत करती हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और अब राजा ने अपनी सिपाहियों को लांग को कोड़े मारने का हुक्म दिया। ये सुनकर
वही लांग को प्रिंस आउटियान और टियानलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और प्रिंस आउटियान की सिपाही उसे वहाँ से ले जा ही रही थी कि तभी युनशुई वहाँ पर पहुँच गई। प्रिंस युनशुई को देखकर तुरंत ही टियानलिन के बारे में पूछने लगा तो युनशुई उससे कहती कि आप टियानलिन की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वो पूरी तरह से ठीक है और साथ ही मैं उन्हीं का पैगाम लेकर आपके पास आई हूँ। दरअसल वो चाहते हैं कि रात में जो कुछ भी हुआ उसके लिए लांग को माफ किया जाए। अगर इस मसले को और ज्यादा बढ़ाया जाए तो टियानलिन की जान खतरे में पड़ जाएगी। ऑलरेडी उनके कई सारे दुश्मन हैं, इसलिए टियानलिन चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाए। जितने कम लोग उसके बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो इसके लिए प्रिंस आउटियान भी पूरी तरह से राजी हो गया। साथ ही साथ युनशुई से कहने लगा कि मैं टियानलिन से मिलना चाहता हूँ ताकि उसके आमने सामने जाकर माफी मांग सकूं। जिस पर युनशुई कहती है कि वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि टियानलिन अब सेक्लूजन में जाकर कल्टीवेट कर रहा और ना ही मैं उसका लोकेशन आपके सामने रिवील कर सकती हूँ। मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि टियानलिन ने आपसे वादा किया था कि वो दावत के दिन आपके हेवनली वुल्फ नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ठीक 15 दिनों बाद पहुँच जाएगा। उस दिन हम आपके वुल्फ नेशन के साथ हमारे दुश्मन फ्लेम क्लाउड सेक का मुकाबला करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं जो कि वुल्फ नेशन के हेवन हॉल में पहुंच चुका था। दरअसल ये जगह सेंट ने खुद बनाई थी। यहाँ के सभी हॉल्स के अंदर अर्थ एंड हेवन की बहुत ही भयानक पावर पाई जाती है। साथ ही साथ ये पावर हर एक कल्टीवेटर के मार्शल विल को टेम्पर करने की ताकत रखती और इसी वजह से टियानलिन भी यहाँ पर आ चुका है ताकि वो अपने सोड इंटेंट को और भी ज्यादा परफेक्ट बना पाए। अब टियानलिन की फर्स्ट लेवल पर पहुँचते उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवन एंड अर्थ का प्रेशर रिलीज होने लगा। उस इमेंस प्रेशर को देखते ही टियानलिन समझ गया कि वाकई ये जगह किसी सेंट ने ही बनाई होगी। और अब यहाँ पर आसमान से एक हेवी सोर्ड सीधे टियानलिन पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आने लगी। टियानलिन ने नोटिस किया कि यहाँ पर तो स्पेस लॉस भी कॉम्प्रहेंड किए गए हैं। अब इससे पहले कि वो हेवी सोर्ड उस पर हिट हो जाए, टियानलिन ने तुरंत ही अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड एक्टिवेट कर ली। इन दोनों के क्लैश में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। मगर फिर भी टियानलिन कहता है कि फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर कल्टीवेट करने से मेरा ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मुझे अपर लेवल पर जाना ही होगा। इसलिए टियानलिन अब अपनी पावर का यूज करते हुए सोर्ड को एक ही सेकंड में ब्रेक कर देता है, जिसके चलते उसने फर्स्ट लेवल को पास कर लिया। और उसी वक्त टियानलिन के हाथ में एक ब्लॉक पहुँच गया जो कि उसे सेकंड लेवल पर टेलीपोर्ट कर देगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेवन हॉल के बाहर का नजारा दिखाया गया जहाँ पर वुल्फ नेशन के कल्टीवेटर्स को पता चला कि फ्लेम क्लाउड सेक के कुछ डिसाइपल यहाँ पर उन्हें चैलेंज करने आ चुके हैं। मोहन को तो अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो आगे जाकर लांग से कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों शर्त लगाए, हम दोनों में से जो भी हेवन हॉल की सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्लाइंब कर पाएगा वही ये मुकाबला जीत जाएगा। मैंने सुना था कि तुम्हारा हेवन हॉल काफी ज्यादा भयानक है, तो क्यों ना वहाँ जाकर हम अपनी एबिलिटीज को आजमा के देखें। जिस पर लांग जवाब देते हुए कहने लगी कि हमारे हेवनली हॉल में तुम्हारे जैसे आउटसाइडर नहीं जा सकते। तुम तो ये शर्त इसलिए लगाना चाहते हो ताकि हेवन हॉल में एंटर करके वहाँ की पावर्स का फायदा उठा पाओ। वैसे भी 3 दिनों बाद यहाँ पर दावत होने वाली है, तो क्यों ना तुम वहीं पर मुझे चैलेंज करके अपने पावर्स की आजमाइश करो। जो सुनते साथ ही मुहानी ने उकसाने के लिए कहने लगा कि वुल्फ नेशन के लोग तो बड़े ही डरपोक निकले, ऐसे कायर लोगों का मुकाबला करने की बजाय तो हम घर चले जाएं। यहाँ पर रुक के समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक के कल्टीवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि इन लोगों ने अपना नाम वुल्फ नेशन से बदलकर डॉग नेशन रखना चाहिए क्योंकि इनकी औकात तो किसी कुत्ते से कम नहीं हो सकती। जो सुनते साथ ही वुल्फ नेशन का यांग नाम का बंदा उनके सामने आ गया। वो मोहन से कह रहा था कि मैं तुझे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हेवन हॉल में बस खुद के फायदे के लिए जाना चाहते हो और इसी वजह से तुमने हमें चैलेंज किया, मगर मैं अपने सेक्ट की ऐसी जलीलियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी तुम्हारे जैसे फालतू बंदे के मुंह से तो बिल्कुल नहीं। जो सुनते साथ ही मोहन काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे हेवनली हॉल जाना था और अब उसे मौका मिल चुका है। जिसके बाद ये लोग वहाँ मौजूद पोर्टल में जंप लगाते हुए सीधे हेवन हॉल की तरफ रवाना हो गए। सबसे पहले तो ये लोग हेवन हॉल की फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे जहाँ की हेवनली प्रेशर को हैंडल करते हुए यांग सीधे सेकंड लेवल पर रवाना हो गया। वहीं पर मोहन समझ चुका था कि यहाँ पर मौजूद हेवन एंड अर्थ की पावर किसी भी कल्टीवेटर
कल्टीवेटर की कॉन्शियसनेस पर अटैक करेगी। अगर वो कल्टीवेटर यहाँ की मिस्ट्रीज को सुलझा पाए तो ही वो अगले लेवल पर पहुँच पाएगा। और उतने में एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल उस पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आने लगता है। जो देख मोहन कह रहा था कि ये लेवल तो मेरे लिए किसी बच्चों का खेल है। और अब ऐसा ही करते करते ये लोग हेवन हॉल की 5वीं लेवल की तरफ रवाना हो गए। इधर लांग का साथी उसे बता रहा था कि जैसे जैसे ये लोग ऊपर की तरफ असेंड करेंगे वैसे ही हेवन एंड अर्थ की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे सेट के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो हेवन हॉल की 5वीं लेवल पर पहुंच पाए। पता नहीं हमारा दोस्त यांग वहाँ पर कैसे मैनेज करेगा। जिसके बाद हमें हेवन हॉल की 5वीं लेवल का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक जायंट हैंड मोहन को सप्रेस करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इसलिए मोहन ने फटाफट से अपनी 5 एलिमेंट टेक्निक रॉक बर्स्ट को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर ढेर सारे फ्लोटिंग रॉक क्रिएट हो चुके थे जिससे वो जायंट पाम बड़ी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। मोहन को भी यहाँ पर अपनी पावर्स पर प्राउड फील हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ आने के बाद उसकी पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने एकदम सही कहा था, अगर मैं हेवन हॉल में एंटर करूँ तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा। यहाँ की अर्थ एंड हेवन की पावर मेरी कल्टीवेशन को काफी तेजी के साथ इम्प्रूव करेगी। खैर मैंने तो फायदा उठा लिया लेकिन इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। उल्फ नेशन के कल्टीवेटर्स वाकई कचरा है। वहाँ मुझे टोर्नेडो यांग को बुरी तरह से सप्रेस कर रहा था। तो मोहन उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगा कि अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस करके ही हेवन हॉल में कदम रखना। वहीं पर यांग ने उस जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पंच से उस पर हमला कर दिया मगर उसके अटैक का उस जायंट हैंड पर कोई असर नहीं होता। जिसके चलते यांग उस पाम अटैक के हाथों बुरी तरह से घायल होकर सीधे हेवन हॉल से बाहर फेंका गया। यानी कि मोहन और यांग के दरमियान का मुकाबला मोहन ने जीत लिया था। उल्फ नेशन के कल्टीवेटर तो ये सब देखकर और भी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम मोहन को देख पाते जो कि हेवन हॉल की 6ठी लेवल पर पहुंच चुका। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवनली प्रेशर मौजूद था जिसके चलते मोहन के सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि वो यहाँ से वापस जाए या फिर इस लेवल को पूरा करे। मगर फिर वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि मैंने हेवन हॉल की 7वीं लेवल को देखना ही चाहिए। पता नहीं फिर यहाँ आने का मौका मुझे कब मिलेगा। इसलिए वो बहुत बड़े रिस्क उठाते हुए वहाँ के चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसने देखा कि हेवन हॉल उस पर थंडर की बौछार कर रहा है। इसलिए मोहन भी अपनी 5 एलिमेंट की वाटर मिरर टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका जिसके चलते वहाँ पर वाटर की एक बहुत बड़ी शील्ड फॉर्म हो चुकी थी जो कि हेवन हॉल ने रिलीज किए हुए थंडर को काफी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर रही थी। मगर वहाँ मौजूद प्रेशर से मोहन की हालत खराब हो गई। मगर उसे पता था कि जितनी देर तक वो यहाँ पर डटे रहेगा उतनी ही जल्दी वो थंडर वहाँ से गायब हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ी देर बाद वो थंडर वहाँ से वैनिश हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मोक फैलते हुए वो मोहन को सीधे 7वीं लेवल पर पहुँचा देता है। मोहन तो यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा खुश था। उसे लगता है कि हेवनली वुल्फ नेशन के किसी भी बंदे ने आज तक ये कारनामा नहीं किया तो मेरी इस अचीवमेंट की वजह से उनका मनोबल पूरी तरह से बिखर जाएगा। और अब उस पर 7वीं लेवल का अर्थ एंड हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा जो कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। मोहन कह रहा था कि बाकी के लेवल्स के मुकाबले यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा भयानक है। फिलहाल मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि इस एनर्जी को हैंडल कर पाऊँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिव अप करना ही सही डिसीजन होगा। और उतने में ही मोहन अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहाँ पर कोई कल्टीवेटर अपनी सोर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था मगर वहाँ पर हजारों लाखों तलवारों का फ्लो था जिसके चलते मोहन उस कल्टीवेटर के फेस को देख नहीं पा रहा था। इसलिए मोहन अपना सिर झुकाते हुए उस कल्टीवेटर से कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई कल्टीवेट कर रहा होगा, वरना मैं कभी भी यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं दिखाता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मगर उस कल्टीवेटर को मोहन की औकात पता थी। वो अच्छे से जानता है कि मोहन कैसा बंदा है। इसलिए वो बंदा अपनी भयानक सी सोड ऑरा का यूज करते हुए सीधे मोहन पर अटैक कर देता है। वो कल्टीवेटर कह रहा था कि अब तो सीधे भाड़ में जा और फिर उसने मोहन को हेवनली हॉल से बाहर पटक दिया। साथ ही साथ हेवनली हॉल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर वो हॉल पूरी तरह से सील हो गया। यानी कि अब कोई भी कल्टीवेटर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। जो देखते साथ ही वुल्फ नेशन के लोग भी थोड़े से पैनिक हो गए क्योंकि हेवनली हॉल उनके अंडर आता है और किसी ने बिना परमिशन लिए ही उसे सील कर दिया था। इसलिए लांग तुरंत ही अपने कल्टीवेटर्स को हुक्म देती है कि जल्दी से हमारे सेक्ट के एल्डर्स को
इन्फॉर्म करो, उन्हें बता दो कि हेवन हॉल किसी ने सील कर दिया है। जिसके बाद हमें हेवन हॉल के 7वें लेवल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हजारों लाखों तलवारें उस बंदे के आसपास रिवॉल्व हो रही थी। दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि टियानलिन था। वो अपनी सभी सोर्ड्स को कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि इन सभी तलवारों की स्पीड और इनकी मूवमेंट मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। और उसके ऐसा कहते साथ ही टियानलिन के माथे पर एक सोर्ड मार्क अपीयर हो गया। जिसके बाद वो कह रहा था कि इन तलवारों का फ्लो मेरी पूरी बॉडी में समाना चाहिए, मेरी कोर एक सोर्ड से फॉर्म होनी चाहिए। और उसके ऐसा कहते साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर मार्क्स अपीयर होने लगे। और फाइनली अपने रिजल्ट को अचीव करते ही टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर आ गया। यहाँ पर हम टियानलिन का एक नया फॉर्म देख पाते जो कि काफी ज्यादा गजब का था। उसने तो अपने सोर्ड इंटेंट को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। साथ ही साथ उसके पीछे एक सोर्ड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया, जो कि ये दर्शा रहा था कि टियानलिन अपनी सोर्ड टेक्निक की पीक पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसके chaos सोर्ड का इंटेंट अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भयानक बन चुका था। यहाँ पर हम टियानलिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती हुई देख पाते हैं, जो कि सीधे आसमान से जाकर टकरा रही थी। टियानलिन भी अपनी इस कल्टीवेशन की अचीवमेंट से काफी ज्यादा खुश था और उतने में ही उसकी इनेट स्पिरिट उसके पास पहुंच जाती है। वो आते ही कहने लगी कि मास्टर मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि जब भी मैं कल्टीवेट करता हूँ मुझे समय का अंदाजा नहीं लगता। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं हेवन हॉल के सिक्लूजन में कितने दिनों तक था? तो इनेट स्पिरिट उससे कहती है कि काफी दिन गुजर गए, एक सेकंड में अभी काउंट करके आपको बता देती हूँ। जिसके बाद वो टियानलिन को बताने लगी कि आप ठीक 14 दिनों के बाद सिक्लूजन से बाहर आए हो। और हाँ एक बात और, आपका ये नया फॉर्म तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मुझे अपनी पहचान को छुपा के रखना होगा, शायद कल ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट के लोग यहाँ पर दावत के लिए आने वाले हैं, तो कल के उसी अच्छे मौके पर मैं उनकी धुलाई कर दूंगा ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने सोर्ड गॉड सेक्ट के साथ पंगे लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। हेवनली वुल्फ नेशन के मेन गेट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जीनियस की दावत में शामिल होने के लिए कई सारे मेहमान पहुँच चुके थे। वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी तैनात किए गए, जिनका काम था इन मेहमानों के इनविटेशन कार्ड को चेक करके इन्हें अंदर दाखिल करवाना। अब उन्हीं मेहमानों की कतार में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसका नाम है वांग। वेल इस लड़की के बारे में हमें फिलहाल तो ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, मगर इसका इनविटेशन देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान था। अरे अब उस बंदे ने वांग को तुरंत ही एंट्री दे दी, जिससे वांग काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगी अरे वाह, यहाँ पर तो दावत को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर डिलीशियस खाने का भी इंतजाम किया होगा। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। और अब हम टियानलिन और युनशी को भी देख पाते हैं। यहाँ पर टियानलिन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था ताकि कोई भी उसकी असली पहचान को गेस न कर पाए। साथ ही साथ प्रिंस आउटियान की भी वहाँ पर एंट्री हो गई। वो अपने सभी मेहमानों को बता रहे थे कि ये दावत हमारा नेशनल सेलिब्रेशन है। हमने इस दावत को इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि हम अपने हेवनली वुल्फ नेशन के जीनियस का स्वागत कर पाए। यही 7 जीनियस कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में हमारे वुल्फ नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंस कह रही थी कि मैं दुआ करूंगा कि तुम सभी लोग मिलकर हमारे वुल्फ नेशन को प्राउड कराओ। तुम्हारी जीत से हमारे हेवनली वुल्फ नेशन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैं प्रे करूंगा कि तुम लोग एक शानदार जीत हासिल करके वापस लौटो। तो सभी जीनियस प्रिंस आउटियान का शुक्रिया अदा करने लगे और अब इन सभी लोगों ने जीत के नाम पर अपने प्याले रेस किए। इधर टियानलिन भी अपने वाइन के मजे ले रहा था कि तभी वहाँ पर वांग पहुँच गई और टियानलिन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधे युनशी से बात करने लगी। वो कह रही थी कि मैंने सुना था हेवनली वुल्फ नेशन के टोटल 7 जीनियस हैं, मगर यहाँ पर प्रिंस के पास तो बस 6 लोग ही खड़े थे। आखिर इनका 7वां जीनियस कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में सिर्फ 6 लोग ही भेजने वाले हैं? जिस पर युनशी जवाब देते हुए बताने लगी कि हो सकता है कि उस 7वें जीनियस को स्पॉटलाइट बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो वांग टियानलिन की प्लेट का खाना ठूसते हुए कहने लगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे फेमस होना पसंद ना हो। ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्टेस्ट जीनियस का टारगेट होते हैं ताकि वो सबके सामने अपने स्किल्स का शो ऑफ कर पाए। अगर मैं इन जीनियस की लिस्ट में होती तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती। यहाँ पर टियानलिन अपना खाना उसकी तरफ सरका रहा था ताकि वांग अपना पेट भर पाए। और अब फाइनली वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर फ्लेम क्लाउड सेक्ट का मास्टर अपने जीनियस को लेकर वहाँ पहुँच गया और प्रिंस आउटियान से कहने लगा कि आपके नेशन के जीनियस तो वाकई काबिले तारीफ है। इन सभी के जोश को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार का कियान डोमेन कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
वहीं पर दावत में आए हुए मेहमान फ्लेम क्लाउड सेक के लोगों को यहाँ पर देखकर थोड़े से हैरान थे और कहने लगे कि आखिर हमारे प्रिंस आउटियान ने हमारे दुश्मनों को यहाँ पर क्यों इनवाइट किया। उतने में ही फ्लेम क्लाउड सेक का मास्टर प्रिंस आउटियान से कहने लगा कि माफ करना, कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स की वजह से यहाँ आने में हमें थोड़ी सी देरी हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस आउटियान हमारी देरी से आने से बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। हालांकि प्रिंस आउटियान को तो इनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है ठीक है अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सभी लोग अपने अपने टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मोहन बस टियानलिन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें देखते ही उसे हेवन हॉल का वो इंसिडेंट याद आता है जहाँ किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने अपनी सोड इंटेंट का यूज करके उसे हेवन हॉल से बाहर फिकवा दिया था। वो कंफ्यूज होकर खुद से ही सवाल पूछने लगा कि कहीं ये बंदा वही सीनियर तो नहीं है जिसने पिछली बार मुझे घायल किया था। मगर उस सीनियर की कल्टीवेशन रॉल और उसकी ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो इस बंदे से जरा भी मेल नहीं खा रही। ना ये वो बंदा नहीं हो सकता। और उतने में फ्लेम क्लाउड सेक का मास्टर यून कहने लगा कि प्रिंस आउटियान के मेरी इस दावत में आने के दो मकसद हैं। पहला तो मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ और दूसरा ये कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इन नाकाम कल्टीवेटर्स को अपने जीनियस के साथ फाइट करने का मौका दीजिए। आपके जीनियस के साथ फाइट करने के बाद इन्हें भी थोड़ी सी अकल आ जाएगी। उसकी बातें सुनते साथ ही युनशी ने अपनी तलवार टियानलिन की तरफ सरका दी। तो टियानलिन उस सोड को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। जो देख वांग करी थी पता नहीं ये बंदा अचानक से कहाँ चला गया। क्या इसे खाना नहीं खाना है? अगर ये जल्दी नहीं आया तो मैं इसकी सारी प्लेट चट कर दूंगी। इधर टियानलिन सीधे डायस पर पहुँच गया था। उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। वो आपस में ही पूछने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन। शायद ये हेवनली वुल्फ नेशन के 7 जीनियस में से एक होगा। वहीं पर प्रिंस आउटियान तो टियानलिन को देखकर ही काफी ज्यादा प्राउड फील करने लगा। उन्हें अच्छे से पता था कि टियानलिन कभी उनका सिर झुकने नहीं देगा। वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि प्रिंस आउटियान ने तो इसे डायस पर समन भी नहीं किया था, मगर फिर भी ये बंदा उनके सामने आकर एरोगेंस शो कर रहा है। और उतने में ही टियानलिन फ्लेम क्लाउड सेक के जीनियस के नाम लेने लगा। वो कह रहा था यांग जिंग, मोहन और ड्यू टियान है। मैं तुम तीनों के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर तुम तीनों में जरा भी दम है तो जल्दी से डायस पर आ जाओ। टियानलिन की धमकी सुनकर तो दावत में आए सभी मेहमान काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कंफ्यूज होकर कहने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन। इसे हमने आज तक हेवनली वुल्फ नेशन में नहीं देखा था। इसकी बातों से ही पता चल रहा कि हद से ज्यादा घमंडी है। और घमंड तो कल्टीवेटर्स को तब आता जब उन्हें अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस हो। और उतने में यांगशिंग नाम का बंदा टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम हमारे जीनियस का अपमान करके साबित कर रहे हो कि तुम्हें जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे। तुम तो महज एक स्पिरिट सी रेल्म के छठे लेवल के कल्टीवेटर हो। मेरी सलाह मानो तो अभी के भी हमारे जीनियस से माफी मांगो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मगर टियानलिन इसकी ही क्या बल्कि इसके बाप की भी नहीं सुनने वाला। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सेक का मास्टर कंफ्यूज होकर प्रिंस आउटियान से पूछने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन। जिस पर प्रिंस आउटियान काफी ज्यादा प्राउड फील होते हुए बताने लगे कि ये है हमारे हेवनली वुल्फ नेशन के 7 जीनियस में से एक, जो कि कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हमने इसके एबिलिटीज को देखकर इसे ब्लड वुल्फ ये नाम दिया। और हाँ, हमारा ब्लड वुल्फ काफी ज्यादा प्राउड है, इसलिए अपने डिसाइपल्स को बता दीजिए कि ब्लड वुल्फ के सामने कोई बदतमीजी ना करे। यहाँ पर वांग भी काफी ज्यादा क्यूरियस होकर टियानलिन को घूर रही थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये बंदा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उतने में यांगशिंग प्रिंस आउटियान से कहने लगा कि ये बंदा तो बस स्पिरिट सी रेल्म के छठे लेवल का कल्टीवेटर है। भला हेवनली वुल्फ नेशन इतने लो लेवल वाले कल्टीवेटर को कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने कैसे भेज सकता। वेल, ऐसा भी हो सकता है कि अब हेवनली वुल्फ नेशन के पास कोई जीनियस बाकी नहीं बचे, इसलिए तो उन्हें मजबूर होकर इस कचरे को भी कॉन्टेस्ट में भेजना पड़ रहा। जो सुनते साथ ही लांग को यांगशिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगी कि तुम हमारी जीनियस का अपमान नहीं कर सकते। तभी मास्टर यून सामने आकर प्रिंस आउटियान से कहने लगा कि माफ कीजिए, मेरे कल्टीवेटर से ऐसे ही बात करते हैं। ये जरा गर्म खून वाले कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए इन्हें गुस्सा भी काफी तेज आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस आउटियान यांगशिंग की बातों से ऑफेंड ना हुए हो। जिस पर प्रिंस कह रहे थे कि अरे नहीं, मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मरने वाले बंदे की बकबक सुनने में कोई हर्ज नहीं। जो सुनकर मास्टर यून कह रहा था कि शायद प्रिंस को अपनी जीनियस पर पूरा यकीन है। अब तो मैं भी आपके जीनियस की पावर देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो गया। जिसके बाद यांगशिंग तुरंत ही अरीना में जंप लगा देता है। वो कह रहा था कि मैं हूँ फ्लेम क्लाउड सेक का जीनियस और आज मैं इस बैटल में मेरे सेक को रिप्रेजेंट करूंगा। जिस
जिसके बाद वो टियानलिन से कहता है चलो जल्दी से मुकाबले की शुरुआत की जाए, मगर टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे साथ मुकाबला करने जितनी तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए चुपचाप से अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। और हाँ, यहाँ पर किसी पावरफुल बंदे को भेजना ताकि फ्लेम क्लाउड सेक के नाक कटने से बच जाए। टियानलिन की बातें सुनकर तो यांगशेंग की मानो खून में ही आग लग गई। वो गुस्से में जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम तो अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। तुम तो बस स्पिरिट सी रेल्म के छठी लेवल के एक मामूली से कीड़े हो। तो तुम्हें ये कहने का अधिकार किसने दिया कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ? जिस पर टियानलिन कहने लगा कि हमारी इस दुनिया में जीनियस को जीनियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने कल्टीवेशन रेल्म के परे जाकर बहुत ही भयानक पावर को अनलिश कर सकते हैं। भले ही उनकी लेवल शैलो ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक मास्टर को भी हराने की ताकत रखते। तो अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हें केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चल रहा कि तुम जीनियस हो ही नहीं सकते। अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो तुम्हारे फ्लेम क्लाउड सेक में बस एक ही जीनियस है, उसका नाम है टियानफेंग। वो बंदा तुम्हारी पावर को सरपास कर सकता। टियानफेंग जैसे ओपोनेंट की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम मेरे रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कियांडोमेन कॉन्टेस्ट में टियानफेंग की जगह पर तुम्हारे जैसे कचरे को मौका क्यों दिया जा रहा। हो सकता है कि तुम किसी रईस बाप की औलाद हो, या फिर तुमने अपने मास्टर के तलवे चाट चाट कर सुखा दिए, इसलिए तो तुम्हें इतने बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। यहाँ पर टियानलिन ने अपनी बातों से इस बंदे को काफी अच्छे से जलील किया था, जिसके चलते यांगशेंग गुस्से में बौखला गया। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्टाफ को भी समन कर लेता है। साथ ही साथ उसने टियानलिन के सामने ये बात क्लियर कर दी कि वो इस डाइस से नहीं जाएगा। वो कह रहा था कि तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, तो अब इस अपमान की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। इतना कहते साथ ही उसने हवा में जंप लगा दी। यहाँ पर यांगशेंग ने वर्ड डिस्ट्रॉइंग स्पीयर आर्ट की पहली मूव का यूज किया था, जिसे प्रिजन ब्रेक भी कहा जाता है। मगर जैसे उसका अटैक टियानलिन पर हिट हुआ, यहाँ पर टियानलिन अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उन दोनों की एनर्जीज आपस में क्लैश हो रही थी, जिससे पूरा अरीना शेक होने लगा। हालांकि टियानलिन की पावर यांगशेंग के मुकाबले काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, जो देखकर ही वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया। वहीं पर टियानलिन की एनर्जी ने टियानफेंग का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि कहीं ये मेरा दोस्त टियानलिन तो नहीं है। ऐसी गजब की पावर्स तो बस टियानलिन के अटैक से ही रिलीज हो सकती। वहीं पर टियानलिन यांगशेंग के स्पीयर को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि वैसे भी कियांडोमेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद तुम मरने ही वाले थे, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा लूजर उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। अब तो तुम्हारी जगह भी छीननी पड़ेगी। और अब टियानलिन अपनी एक ही लात में यांगशेंग को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद उसने यांगशेंग की स्पीयर को उसी की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि यांगशेंग के आर पार घुसकर उसे वहीं पर मार देता है। तो इस तरह से टियानलिन ने उस बंदे की वेपन का यूज करके उसका खात्मा कर दिया। साथ ही साथ यांगशेंग को मारकर उसने टियानफेंग के लिए एक जगह भी बना दी थी, ताकि उसका दोस्त इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए। जिसके बाद टियानलिन कहता है चलो तुम में से जिसमें भी दम है वो फ्लोर पर आ जाए। इधर मास्टर युन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यांगशेंग मारा गया, इसलिए वो इमोशनल होकर यांगशेंग का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो देख प्रिंस आउटियान उन्हें समझाने लगा कि मैं जानता हूँ आप काफी ज्यादा दुखी हो, लेकिन प्लीज गुस्सा ना करें। मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था कि ब्लड वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक है। जब भी अटैक करता है तब इसे समझ नहीं आता कि अपनी पावर्स को कब होल्ड करना चाहिए। इसी वजह से आपका डिसाइपल मारा गया। मगर कोई नहीं, इस दावत के बाद मैं खुद होकर ही ब्लड वुल्फ को डिसिप्लिन सिखा दूंगा। प्रिंस आउटियान की बातें सुनकर मास्टर युन के तो मानो खून में ही आग लग गई। और उतने में ही फ्लेम क्लाउड सेक का एक और डिसाइपल यांगजिंग अपने मास्टर युन से कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर इस ब्लड वुल्फ को खत्म करके आता हूँ। मैं अपने दोस्त यांगशिंग का बदला जरूर लूंगा। हालांकि मास्टर युन को अब अंदाजा आ चुका था कि ये ब्लड वुल्फ काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए वो यांगजिंग से कह रहा था कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा, अगर तुम इसका मुकाबला करोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा संभाल कर रहना होगा। हालांकि यांगजिंग को अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन था, इसलिए वो तुरंत ही अरीना में कूद गया। वहीं पर मास्टर युन मायूस होकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि यांगशिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली गई। अगर मैं प्रिंस आउटियान से ये चैलेंज ना करता तो तुम जिंदा होते। वहीं पर टियानफेंग भी दिल ही दिल में यही बात दोहराने लगा कि टियानलिन क्या ये तुम हो? इधर यांगजिंग टियानलिन से
कहने लगा कि ब्लड वुल्फ क्या हुआ, तुमने अभी तक अपनी सोर्ड ड्रॉ नहीं की। अपनी तलवार को मैन में रखने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से उसे बाहर निकालो। जिस पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि अगर मैंने अपनी सोर्ड ड्रॉ की तो फिर तुझे अपनी सोर्ड ड्रॉ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तेरी भलाई इसी में है कि मेरी तलवार म्यान से बाहर ना आ पाए। जिस पर यांगजिंग एटीट्यूड शो करते हुए कहने लगा कि भले ही मैं कोई जाना माना जीनियस नहीं हूँ, लेकिन जब बात वे ऑफ द सोर्ड्स की जाए तो फिर मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने तलवारबाजी में महारत हासिल की है और अब तू भी उससे परिचित होगा। इतना कहते साथ ही वो टियानलिन पर अटैक करने के लिए कूद गया। तो वहीं पर टियानलिन भी अपनी मैन में रखी हुई तलवार का यूज करके उस बंदे के अटैक को काउंटर करने लगा। तो टियानलिन की पावर्स देखकर यांगजिंग कहने लगा कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी थोड़ी बहुत एबिलिटीज हैं। और उतने में टियानलिन ने उसे काफी पीछे पुश कर दिया। हालांकि वो बंदा उतनी स्पीड से दोबारा से वापस आ गया। यहाँ पर वो टियानलिन पर मुसलसल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टियानलिन पीछे हटते हुए उसके हर एक अटैक को नाकाम कर देता है। वहीं पर यांगजिंग की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की थी। वो टियानलिन से कहने लगा कि चलो देखता हूँ तुम कब तक मेरे अटैक से बचते जाओगे। और अब यहाँ पर यांगजिंग ने शैडोलेस सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। वेल यही मूव यांगजिंग की स्पेशलिटी थी। वेल उसके इस मूव का यूज करते ही वहाँ पर कई सारे फॉर्म क्रिएट हो गए, जिन्होंने चारों ओर से टियानलिन को घेर लिया। मगर टियानलिन तो बिल्कुल ही रिलैक्स था। उसने अभी तक अपनी सोर्ड को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो जानता है कि वो यांगजिंग की इस मूव को आसानी से फेल कर देगा। और उतने में वो सभी वॉरियर्स एक साथ ही टियानलिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, जो देखते साथ ही मास्टर युन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई थी। वहीं पर प्रिंस आउटियान भी ये देखने के लिए बेकरार था कि टियानलिन इस मूव का मुकाबला कैसे करेगा। और उतने में टियानलिन ने यांगजिंग की सोर्ड को अपने फिंगर से ही होल्ड कर लिया, जिसके चलते यांगजिंग की शैडोलेस टेक्निक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। इनफैक्ट दावत में आया हुआ हर एक मेहमान टियानलिन की इस पावर को देखकर हैरान था। वो कहने लगे कि ब्लड वुल्फ ने तो यांगजिंग की सोर्ड को इतनी आसानी से होल्ड कर लिया, मानो वो कोई तलवार ना होकर खिलौना है। ये बंदा तो वाकई अमेजिंग है। इधर यांगजिंग टियानलिन के हाथों से अपनी सोर्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर टियानलिन को तो उसे ऐसे झटपटाता हुआ देखकर मजा आने लगा। तो यांगजिंग उससे जोरों से कहने लगा कि जल्दी से मेरी सोर्ड छोड़ दे। तो टियानलिन उसकी सोर्ड को ब्रेक करते हुए कहने लगा कि तेरी तलवार तो काफी ज्यादा कमजोर थी, इतना ही नहीं तेरी टेक्निक्स भी कछुए जैसी स्लो है। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।